अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और कल के सेशन में काफ़ी लोगों ने बेसिक टैक्स से रिलेटेड चीज़ें समझी होंगी। जो लोग बिल्कुल स्टार्ट से हमारे साथ कनेक्टेड थे उनका ये आज एक तरह से प्रैक्टिकली थर्ड सेशन होगा। और वो दो फुल फ्लेज सेशंस अटेंड कर चुके हैं हमारे साथ। सो फार हमने इन तीनों सेशंस में जो लोग बिल्कुल ही समझ लें टैक्स को लेके लेमैन थे, हम उनको साथ लेके चलें। हो सकता है इसमें कुछ बहुत ही 5 साल 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस लोग हों और वो अपने स्किल्स को पॉलिश करने आए हों। उनको शायद ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। पहले हम इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम टैक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इनकम टैक्स वर्सेस सेल टैक्स सर बता रहे होते हैं। तो उनके लिए ये है कि जो अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने स्किल्स इंप्रूव कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पूरा कोर्स साथ चलेगा। इनिशियली हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स ले रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं। इनफैक्ट मेजर वो लोग हैं जिनका टैक्स की फील्ड से या लीगल फील्ड से ताल्लुक नहीं होता, और होता भी है तो उन्होंने टैक्सेशन को कभी नहीं पढ़ा होता अपनी लाइफ में। तो वो चाहे मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग या अकाउंटिंग किसी भी और चीज़ में वो प्रो होंगे, लेकिन टैक्सेशन की साइड में वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। तो कल का सेशन हमने इंडिविजुअल्स देखे कि कौन कौन होते हैं जो टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान में। हम अभी जितनी भी बात करेंगे हम पाकिस्तान की करेंगे, इस जुरिस्डिक्शन से हट के नहीं करेंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी होती है ना, उसकी एक मज़े की बात यह है वो पूरी दुनिया में सेम है। पाकिस्तान का डॉक्टर अमेरिका के डॉक्टर को पढ़ा सकता है, पाकिस्तान का इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर को गाइड कर सकता है। उनकी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लेकिन लॉ और लॉ के अंदर फर्दर अगर जाएं तो टैक्स ये हर जुरिस्डिक्शन का अपना होता है। तो हम जितनी भी बातें करेंगे वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से रिगार्डिंग कर रहे होंगे। लास्टली हमने यही देखा था कि एनटीएन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है जनरली किन के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो एम्प्लॉय हैं, लोकल सिटीजन्स हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं। ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स की बात हो रही थी, नेचुरल पर्सन्स। उसके बाद जो लोग नेचुरल पर्सन नहीं है, बिजनेस एंटिटीज हैं, उसमें भी उन सारों ने ही अपने आप को टैक्स में रजिस्टर कराना है और अपनी एनुअल फाइलिंग भी करनी है। कुछ लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं टैक्सेशन की तरफ से, जिसमें ऑर्फन्स भी होते हैं, हाउसवाइफ्स भी होती हैं, बट वो सर्टन एग्जेम्पशंस क्या हैं, लॉ उनके बारे में क्या कहता है, किस हद तक वो एग्जेम्पशन अप्लाई होगी, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक आदमी कहता है कि जी मैं एग्जेम्पशन में फॉल करता हूँ, मेरा तो टैक्स फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है वो अपनी लाइफ की किसी एक एक्टिविटी को पॉइंट करके कह रहा हो कि जी मैं इस एक्टिविटी की वजह से एग्जेम्प्टेड हूँ, जबकि वो लाइफ में 2 या 3 और ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होगा जिनकी वजह से उसका टैक्स के रडार पे आना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। बिजनेस इसके बाद मैंने कुछ कीवर्ड्स, अच्छा पूरे कोर्स में आप देखेंगे कि मैं रैंडमली कुछ चीज़ें एज पर नीड कीवर्ड्स की शक्ल में इस शीट में ऐड करता रहूँगा। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली टैक्स से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं जिनके अंदर पूरी एक कहानी होती है। एक्सेल शीट में लिखने की वजह यह है, जो शीट आपके सामने शो हो रही है, कि आपको वो कीवर्ड याद हो जाए और लेटर ऑन आप उसको गूगल से, एआई से या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से कहीं पे भी आप रीचेक कर सकें कि ये है क्या। वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको स्टडी करना होता है। जो टाइप्स ऑफ थे बेसिकली बिजनेसेस के, हमने बताया था कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। कंज्यूमर के आगे सब कुछ सेम है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के लिए जिसको एफबीआर या लॉ रेगुलेटर्स देख रहे हैं उनकी नज़र में ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब कल का सेशन प्राइमरीली आयरिस के पोर्टल पे नेविगेशन पे था। बहुत से लोगों को आयरिस का पोर्टल का सुना होता है, नेविगेट नहीं करने आता, इसीलिए उस पर बिल्कुल एक एक स्टेप कर करके मैंने गाइड किया था कि किस किस तरह से आपने डाटा एंटर करने हैं। अब जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ या जो भी आयरिस के ऊपर डाटा एंट्री हो रही है, इन सारों के पीछे बैक एंड पे लॉ एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ आपने लाजमी याद कर लेनी है। टैक्स रेगुलेटरी में लॉ से हटके कुछ भी नहीं हो रहा होता, हर चीज़ का पीछे कोई ना कोई बैकिंग पे लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। आज हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो एफबीआर को रेगुलेट कर रहा है या इस हमारे पूरे टैक्सेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। मैं आप जाता हूँ इस टाइम आपके सामने एफबीआर की वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट fbr.gov.pk। ये एफबीआर जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे मेन पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। जब भी आपने एफबीआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करनी है, मतलब आप कुछ चीज़ जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं या किसी इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं,
वैसे ही फेसबुक पे कोई पोस्ट आ गई कि जी फलां टैक्स में डिस्काउंट्स आ गए हैं या इस तरह के बेनिफिट्स आ गए हैं, तो उन चीज़ों को जब भी आपने क्रॉस वेरीफाई करना है तो fbr.gov.pk पे जाके आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जब भी आपने इस लॉ के मुताबिक जो कि एफबीआर का है वर्किंग करनी है, वो सारी वर्किंग्स आपकी आयरिस के पोर्टल पे होंगी जो इस टाइम आपके सामने आ रहा है। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आयरिस के पोर्टल को ही पूरा नेविगेट कर रहे होते हैं और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, या वो एफबीआर के पोर्टल पे जाके टैक्स फाइलिंग के लिंक्स देख रहे होते हैं। तो ये दो सेपरेट वेबसाइट्स हैं, को रिलेटेड हैं बट सेपरेट हैं। अब एफबीआर की मेन वेबसाइट पे जाकर आपको करंट डेडलाइंस, करंट चीज़ें, अनाउंसमेंट सारी आ रही होंगी। जैसे सामने आ रही है जी, टैक्स सर्विसेज एंड गाइडेंस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, इसका लिंक अवेलेबल है। जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको पता होगा 236C क्या है, 236K क्या है। फाइनेंस एक्ट 2005-25 का आपके सामने लिंक आ रहा है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे सामने आ रही होती हैं। अब मेन हम जाते हैं उस ऑर्डिनेंस की तरफ जो कि एफबीआर को रेगुलेट कर रहा है। मैं डायरेक्ट गूगल से भी जाके डाउनलोड कर सकता था या अपना डाउनलोडेड आपको शो कर सकता था, लेकिन इस पोर्टल पे जाना और एक एक स्टेप आपको नेविगेट करवाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको किसी भी इंडिविजुअल को या मुझे या आईसीटी की मैनेजमेंट को ना रब्ता करना पड़े कि सर वो ऑर्डिनेंस का पीडीएफ भेज दें, फलां नोटिस का पीडीएफ भेज दें, उस सर्कुलर का भेज दें। बल्कि आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे कहाँ किस पोर्टल पे कब जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स गेट करने हैं। मेन पोर्टल के नीचे एक इन्होंने टैब बनाई हुई है ऑनलाइन सर्विसेज की। आपको आयरिस पे जाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से रीडायरेक्ट हो सकते हैं। नेशनल सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने इधर आ सकते हैं। जो लोग कस्टम के काम को जानते हैं उनको पता होगा कि वीबॉक क्या है, पीएसडब्ल्यू क्या है, वो इस ऑप्शन को नेविगेट करके आगे जा सकते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये दोनों सेपरेट होती हैं। सेपरेट क्यों होती हैं? एक आपकी कॉमन सेंस बताएगी कि इनकम टैक्स मैंने अलग से फाइल करना है, और अगर मैं बिजनेस ओनर हूं तो मैंने सेल टैक्स भी अलग से फाइल करना है। जैसे मैंने बताया था शुरू में, सेल्स टैक्स कब अप्लाई होता है? बिल्कुल सेशन 1 में, जब कोई भी सेल्स ट्रांजैक्शन बनती है। और इनकम टैक्स कब अप्लाई होता है? जब आप इनकम कमाते हैं। इनकम टैक्स प्रॉफिट के ऊपर, कमाई के ऊपर, और सेल टैक्स ट्रांजैक्शन के ऊपर। जब दोनों टैक्स डिफरेंट हैं तो इन दोनों की एक्टिव फाइलर लिस्ट भी सेपरेट होगी। फिर ई पेमेंट्स, आप ऑनलाइन पेमेंट्स किस तरह कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो मेन ऑर्डिनेंस है उसमें तो सब कुछ मेंशन्ड है, इनकम टैक्स रूल्स 2002 में उसमें भी मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्विक समझ लें एक गाइडलाइंस के लिहाज से सारी चीज़ें अवेलेबल दी हुई हैं कि इनकम टैक्स से रिगार्डिंग मुझे बेसिक समझने हैं तो ये पूरा पोर्टल मुझे बता देगा कि जी हेड्स ऑफ इनकम क्या हैं। जो मैंने कल बताए थे 5 हेड्स हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बताता है वो कौन से हैं। वो सैलरी 1, 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस, 4 कैपिटल गेन्स, 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत से लोग होंगे जिनकी सिर्फ एक हेड अप्लाई होता होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन पे 2 हेड्स अप्लाई होते होंगे। हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी भी हो और मेरी बिजनेस इनकम भी हो, तो मेरे पे ये दोनों हेड्स अप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों के मुताबिक मैं अपनी फाइलिंग करूंगा। हो सकता है मेरे पास सिर्फ कैपिटल गेन्स और सैलरी, ये दो सिचुएशंस बन रही हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। किसी इंसान, किसी इंडिविजुअल पे पांचों हेड्स अप्लाई करेंगे और किसी इंसान, किसी इंडिविजुअल पे सिर्फ एक करेगा। और अगर किसी के ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो इस इनकम टैक्स के रडार से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर रेजिडेंट का उन्होंने बताया हुआ कि रेजिडेंट कौन होता है, जो कितने एक सर्टेन टाइम पीरियड में पाकिस्तान में रहेगा, 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। रेजिडेंट वाला एक अच्छा वर्ड है, एक ज़रूरी कीवर्ड है, इसको मैं कॉपी करके रेजिडेंट यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सेशन 3 के लिए कि रेजिडेंट कौन है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, जब भी हम नादरा की बुक्स में जाते हैं ना, नादरा की बुक्स में जिसने ओवरसीज कार्ड बनवा लिया वो ओवरसीज बन गया। एफबीआर को उससे परवाह नहीं होती कि आपने ओवरसीज कार्ड बनाया हुआ है, आपने लोकल आईडी कार्ड बनाया हुआ है। एफबीआर रेजिडेंट होने का स्टेटस अपने लॉ के मुताबिक काउंट करता है। वो क्या उसने लॉ बताया हुआ है, अब ये चीज़ उसने क्लियर कर लिखी हुई है, एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या था? अभी मैं एक एक वर्ड पे इसलिए रुक रहा हूँ ताकि ये वर्ड्स जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप 50 या 20 में ऐसे टॉपिक्स हों जो आपने कभी पढ़े ना हो, लेकिन आप उन सारों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी रखते हो जब ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। टैक्स ईयर मैंने कल बता दिया था, एक पूरा फिस्कल ईयर जो कि 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, 30th जून को ख़त्म होता है, उसको टैक्स ईयर कहते हैं।
ये सेशन टू में ये आपके सामने लिखा हुआ है, 1 जुलाई से 30 जून पाकिस्तान का नॉर्मल टैक्स ईयर यही है जो इंडिविजुअल्स और सोल प्रोप्राइटर्स और एओपीज पर अप्लाई होता है। तो इसी टैक्स ईयर की बात की जा रही है यहाँ पे। जो बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हो फॉर अ पीरियड, और पीरियड्स अमाउंटिंग मतलब कि एक साथ या बारी बारी, अमाउंटिंग का मतलब ये आता है, ये नहीं कि आप अगर हर महीने भी कुछ सर्टेन डेज पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो पूरे 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, अगर 183 डेज या उससे ज़्यादा आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं। जब रेजिडेंट हैं तो फिर वो सारी टैक्स ऑब्लिगेशंस अप्लाई होती हैं जो एक रेजिडेंट पर होंगी। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, इससे कम दिन आप पाकिस्तान में थे, ज़्यादा देर आप किसी और कंट्री में थे, तो फिर वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी जो कि नॉन रेजिडेंट वाली होती हैं। तो इस तरह इनकम टैक्स बेसिक्स, रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स के तरीके, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी गाइडलाइंस एफबीआर के मेन पोर्टल पे हैं। ये गाइडलाइंस उन्होंने क्यों दी हैं? ताकि हम समझ सकें इसकी। अगर हम लीगल बैकिंग पे जाएं कि जी अच्छा ये तो एक जुमला लिख दिया, टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर टैक्स, कोई बातें लिख दिया। इन सारों की, इन मतलब की लीगल बैकिंग है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तो पाकिस्तान में सारी चीज़ें, एक्ट, ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, यही जो पांच छह चीज़ें वहीं से डराइव होती हैं। जो लोग लॉयर्स हैं, लीगल कम्युनिटी के हैं, उनको तो पता होगा कि एक्ट क्या होता है। पार्लियामेंट अपना एक बिल पास करता है, वही मेन रेगुलेट करता है। जो लीगल फैटर्निटी के नहीं है उनको मैं बताता जाऊँ, पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो हमारे पार्लियामेंट से अप्रूव होकर आती हैं, या अगर मार्शल लॉ चल रहा है तो फिर जो मार्शल लॉ डिक्टेटर होता है उसकी तरफ से जो ऑर्डिनेंस आ रहे होते हैं वो होते हैं। एफबीआर 2001 में आया था, ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया था, और वो ऑर्डिनेंस ही आगे एज इट इज़ रहा। वो ऑर्डिनेंस क्या है, मैं उस डॉक्यूमेंट की तरफ आपको नेविगेट करता हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस। मेरे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आ रहा है सामने सामने, जो बेसिकली हमें ज़रूरत है इस टाइम पढ़ने की। बाकी भी कोरिलेटेड हैं, उनको हम लेटर ऑन देखेंगे, अमेंडमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब ये एक पूरी पेज खोल दी है इस एफबीआर ने कि हमारे पास पुराना भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जो उस ज़माने में आया था, और आहिस्ता 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 वो अपडेट होता गया। जिस टैक्स ईयर का मैटर होगा वो उस टैक्स ईयर के टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, उसके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। मैं आज अगर बैठकर टैक्स फाइलिंग करूं 2024 के टैक्स ईयर की, तो मैंने 24 वाला रूल देखना है। मैं 25 की करूं तो मैंने उसका देखना है। तो जो जो आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपने डेट्स मैच करके देखना है। यहाँ पर अब सबसे जो रीसेंट आया हुआ है वो 20/2/2026 की अपडेट है। आपके सामने जो डॉक्यूमेंट शो हो रहा है ये 821 पेजेस का है, 821 पेजेस। आप समझ लें कि यही मेन पूरा वो बुक है जो हमने पढ़नी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़नी है। थ्योरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हमारी आईसीटी में प्रैक्टिस भी होता है कि थ्योरी पे हम फोकस नहीं करते, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं। क्योंकि थ्योरी के अगर मैं आपको बीसीओ सेक्शन ज़बानी रटवा दूं तो जब काम करने बैठेंगे तो समझ नहीं आएगी। जब प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की बात आ रही है तो आयरिस पे मैं वापस आ जाता हूँ। ये पूरा आयरिस है जिसको हम करेंगे। लेकिन आज इस सेशन में मैं आपको वो ऑर्डिनेंस क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हर चीज़ की लीगल बैकिंग क्या है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जो कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है आपकी, कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, टैक्स ऑन बिल्डर्स क्या होगा, टैक्स ऑन डेवलपर्स क्या होगा, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। अब यहाँ पर जो लोग रियल एस्टेट की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको 7E का पता होगा कि 7E क्या चीज़ है। हम आगे अपने इस कोर्स में 7E को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है बड़ी, समझें कॉन्ट्राडिक्टरी सी। 7C कह रहा है टैक्स ऑन बिल्डर्स, 7D कह रहा है टैक्स ऑन डेवलपर्स, के डेवलपर्स पे क्या टैक्स होगा, और 7F दोबारा से कह रहा है जी टैक्स ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अब जो लोग इनकम टैक्स की लिटिगेशन करते हैं या अपील्स में जाते हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, और इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो टैक्स ऑन बिल्डर्स की बात हो रही है और डेवलपर्स की बात हो रही है ये और सिचुएशन में हो रही होगी, जो यहाँ पर दोबारा इन दोनों की कलेक्टिवली बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ने 2 + 2 करके उसको लिख दिया, बल्कि ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है। अगर सिचुएशन ए होगी तो ये वाला टैक्स अप्लाई होगा, और अगर सिचुएशन बी होगी तो फिर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वाला ये होगा। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ क्यों लॉ में रिपीट हो रही है, ये हम आगे आगे इस कोर्स में समझेंगे, ताकि आप कभी भी किसी चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर कोई लेमैन हो वो देखेगी जी मैंने बिल्डर्स वाला टैक्स निकालना है तो वो फ़ौरन 7F पे चला जाएगा,
और दूसरा लेमैन चला जाएगा फॉरेन 7C पे। और 50% सिचुएशन में एक बंदा गलत होगा और 50 में दूसरा गलत होगा, क्योंकि उसने पूरा गो थ्रू नहीं किया होगा इसको। लिए क्या कर जी, टैक्स ऑन बिल्डर्स लिखा, वो जहां पर उनको ले गया कर्सर, उसने उसी को पिक किया और वहां से आगे चल दिए। ये वो कहते हैं ना, नीम हकीम ज्यादा नुकसानदेह होता है, तो इसी तरह टैक्स कंसल्टेंट जिसने आधा नॉलेज रखा हो, वो अपनी भी फाइलिंग करेगा तो अपने लिए भी नुकसानदेह है, और क्लाइंट्स की करेगा तो क्लाइंट्स के लिए भी नुकसानदेह है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी। फिर हेड्स ऑफ इनकम को टैक्स ऑर्डिनेंस पहले यहाँ थ्योरी की शक्ल में पूरा एक्सप्लेन करता है। फिर उस पर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, वो इनकम टैक्स रूल्स 2002 हैं। और एंड में मैं और आप हमारे जैसे कंसल्टेंट्स ने इस सारी चीज़ को बुनियाद बनाकर इस आईआरएस के पोर्टल पे आगे वर्किंग करना शुरू कर देनी है। तो आपको टेक्निकली भी साउंड होना है, वर्किंग कैसे करनी है, और थियोरेटिकली भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप इस लॉ के अंदर आके देख सकें। कल एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि 149 क्या होता है। वो 149 का और एक और चीज़ का डिफरेंस पूछते हैं। 149 बेसिकली सैलरी के ऊपर जो आपकी टैक्स की डिडक्शन हो रही होती है वो होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन हर क्लास के अंदर 10 से 12 लोग क्वेश्चंस करते हैं, या समटाइम 20 करते हैं, और आगे भी क्लासेस में करेंगे। मैं आपको एक इजी सा ट्रिक बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको अपने पास रख सकते हैं, अमेंडेड को। ये आपके सामने मेरा डाउनलोडेड वेरिएंट आ गया, और इसमें कंट्रोल F करके आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो, मैंने यहाँ पे लिखा विद होल्डिंग, मेरे पास ये सारे मैच आ गए हैं जो कि 45 पेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो अपडेटेड है वो 45 पेजेस में विद होल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। मेरे पे जो सिचुएशन अप्लाई हो रही है, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं सर्च करता जाऊंगा, जो मेरे से रिलेटेड होगा मैं उसको रुक के पूरा पढ़ लूंगा कि बात कहाँ हो रही है। अब यहाँ पे टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स की बात हो रही है कि टैक्स क्रेडिट किस किस को मिल सकता है। तो अगर मेरा मैटर सब्जेक्ट मैटर टैक्स क्रेडिट का होता तो फिर मैं यहीं पर ब्रेक दे लेता। जनरली टैक्स क्रेडिट होता क्या, जिन्होंने कोई सर्टेन पेमेंट की होती है और उसके बदले वो कहते हैं कि जी मुझे क्रेडिट दे दिया जाए। क्रेडिट से मुराद कि मैं अपनी जेब से टैक्स ना पे करूं, बल्कि एफबीआर मुझे वो वैल्यू खुद ही एंटर करके दे दे। अब टैक्स क्रेडिट की मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं। जैसे पहले अपना आईटी एक्सपोर्ट पे टैक्स क्रेडिट मिलता था, आईटी एक्सपोर्टर्स को 100% मिल जाता था। जो पुरानी फाइलिंग्स आप करेंगे 22-23 की, तो उस ज़माने में सब आईटी एक्सपोर्टर्स को 100% टैक्स क्रेडिट मिला है। विच मीन्स, मैं इन शॉर्ट एक्सेल शीट पे आपको लिख के बता देता हूँ, उससे आपका टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे जाके हमने पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। अभी सिर्फ मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि टैक्सेशन बात किस बारे में करती है। टैक्स क्रेडिट, लेट्स अज्यूम एक आईटी कंपनी ने 1 मिलियन प्रॉफिट कमाया। 1 M लिख देता हूँ, और उस 1 मिलियन के ऊपर अज्यूम करते हैं कि जी उसका 55,000 टैक्स बन टैक्स है, या आप एडमिटेड टैक्स कर लें इसको। तो टैक्स क्रेडिट में उसको सेम टू सेम 55,000 की वैल्यू एफबीआर की तरफ से गिफ्ट की समझ ले मिल जाएगी। आप सादी ज़बान में समझ लें, जब उसको ये मिल जाएगा तो अपनी वो कमाई हुई आमदनी एफबीआर में सबमिट का बटन दबा लेगा। कल जैसे मैंने सबको बताया था कि जो टैक्स फाइलिंग के अंदर सबमिट का बटन है वो तब तक काम नहीं करता जब तक दो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती जनरली। अभी तक आप इन दो पे ही रहें, ज़्यादा आगे ना जाएं। एक, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट उसकी ज़ीरो नहीं हो जाती जब तक जो यहाँ पे ज़ीरो है। और दूसरा, उसकी कॉम्प्यूटेशंस में जाकर उसका एडमिटेड टैक्स जो यहाँ आपके सामने आ रहा है 9203, ये पे नहीं हो जाता। तो टैक्स क्रेडिट्स में क्या होता है, आपको टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है, यहाँ पर आप लिख देते हैं टैक्स क्रेडिट। अभी आपके सामने आ गया। एज पर टैक्स ईयर 2023 में इन सारी सिचुएशंस में टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते थे जो आपके सामने शो हो रही हैं। उनके कोड्स भी लिखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी तो आप आराम से जाकर उस 2023 के इनकम टैक्स का जो रिलेटेड एप्लीकेबल लॉज होंगे उनको जाकर पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन लिखा हुआ है कि जी 65F, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स, कोल माइनिंग स्टार्टअप्स अंडर सेक्शन 65F। तो जो इसमें अप्लाई होते थे वो यहाँ पर अपने क्रेडिट की वैल्यू, मैं अज्यूम करता हूँ मेरी 55,000 थी, ये 94,125 मेरा पेएबल बन रहा है। तो लेट्स अज्यूम मैं एक आईटी एक्सपोर्टर हूँ,
और मैं टैक्स क्रेडिट्स में जाकर यही अमाउंट क्लेम कर लेता हूँ। अब देखें आप, अभी आपके सामने एडमिटेड इनकम टैक्स 94,000 बन रहा था, इसके आगे से अमाउंट बिल्कुल गायब। समझ लें उस अमाउंट की छुट्टी होगी और वो पे नहीं करनी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने कहाँ से निकाली, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया आपको आयरिस के ऊपर। तो हमारा इस पूरी ट्रेनिंग का एंड ये होगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे ये जितनी भी चीज़ें जो भी डिस्कस हो रही हैं, इन सारों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आप उसको समझेंगे। पार्ट 4 में बता रहे हैं जी, प्रिंसिपल टैक्सेशन ऑफ कंपनीज पे क्या टैक्सेशन होगी, इसी तरह चेंज इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी, टैक्स लाइबिलिटी इन सर्टेन पर्सन्स, इंश्योरेंस बिजनेसेस को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, ऑयल गैस ये वगैरह से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो क्या हैं, टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम ऑन रेजिडेंट्स। अब ये इस वर्ड के अंदर ना काफ़ी, किसकी, फॉरेन सोर्स की, फॉरेन सोर्स इनकम है ऑफ रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट का वर्ड आपके सामने आया है, अगर मैंने अभी तक आपको रेजिडेंट का मीनिंग ना बताया हो तो वेबसाइट पर जाके तो आप घबरा जाते हैं, यार ये रेजिडेंट कौन है, ये बाहर का रेजिडेंट है, ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है। या अगर आप लेमैन होते तो आप कहते हैं हाँ हाँ, रेजिडेंट का मतलब है आईडी कार्ड होल्डर, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है तो वो तो रेजिडेंट है, और जिसके पास ओवरसीज कार्ड है वो तो नॉन रेजिडेंट है। तो मैंने इसीलिए आपको पहले क्लियर कर दिया था। एफबीआर की बुक्स में रेजिडेंट कौन है वो एक नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला है, वो आपने अप्लाई कर देना है, क्लाइंट से पूछ लेना है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ लेनी है, तो पता लग जाएगा कि कौन रेजिडेंट है और कौन रेजिडेंट नहीं है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन लॉसेस, तो ये सारी चीज़ें हम इसी कोर्स के अंदर आगे क्लियर करेंगे। सैलरी पेड बाय प्राइवेट कंपनीज। अब हम वापस आते हैं अपने आयरिस के पोर्टल पे। तो ये मैं नेविगेट क्यों करके गया आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर, ताकि आपने कभी भी डाउनलोड करना हो आपको पता हो कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको सर्च कैसे करना है। फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ आ गई, इनकम टैक्स रूल्स 2002। अब ये सबसे लास्ट अमेंडेड 2023। अच्छा, पीछे जो टाइटल में 2002 क्यों आ रहा होता है, क्योंकि रूल्स का नाम 2002 ही रहेगा। इनकम टैक्स रूल्स 2002 में आए थे, वो अमेंड होते रहेंगे बार बार, नाम वही रहेगा। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में पास हो गया था, अप्रूव हो गया था, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी शुरू हो गई थी। अमेंड होता रहेगा वो जिंदगी भर, जब तक कोई नया एक्ट या नया ऑर्डिनेंस आ नहीं जाता है इस मुल्क में। तो रूल्स आप ये वाले पढ़ेंगे कि रूल एंड रेगुलेशंस क्या अप्लाई होंगे, किस तरह आप उसको चलाएंगे। सिमिलरली अगर आप इसकी मेन वेबसाइट पे जाएं तो आपको एसआरओज भी मिल जाएंगे, सर्कुलर्स मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होती हैं। कस्टम कस्टम रूल, जैसा कस्टम आपको इसलिए बारे में मिलेगा, कस्टम एक ऑलरेडी एक टैक्सेशन का ही हिस्सा है, कस्टम कोई हटके नहीं है। जब अक्रॉस बॉर्डर की ट्रेड होगी तो हुकूमत ने तो टैक्स लेना है, तो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो तो वो फिर कस्टम्स के जुमरे में आ जाता है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये रूल्स वाला पेज लॉर्ड हो रहा है। अभी हम साइड बाय साइड एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि एक इंडिविजुअल है, सैलरीड है, तो उस भी कुछ सिचुएशंस में समझें उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ लिखता हूँ, और फिर उसकी पूरी हम जाके डाटा एंट्री करेंगे कि आपके पास अगर कोई सैलरीड की टैक्स फाइलिंग आपने करनी हो तो क्या क्या स्टेप्स। वो इंडिविजुअल है, सिचुएशन 2 क्या है कि जी वो सैलरीड है। इंडिविजुअल जैसे ही मैंने लिखा तो आपको पता लग गया होगा कि जी, और सैलरीड लिखा तो आपको समझ आ गई होगी कि जी वो बंदा जॉब करता है। अब उसकी सैलरी कितनी है हम लिख देते हैं जी, पर मंथ वो हमें बताता है मेरी सैलरी जो ग्रॉस पे है वो है पड़ी 100,000। अब अगर उसकी पर मंथ 100,000 तो उसकी पूरे साल की कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 12 लाख होगी उसकी सैलरी। वो कुछ अपने एक्सपेंसेस बताता है जी, मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, मेरा हाउस रेंट है, चीज़ें।
पर मंथ 20,000 होते हैं, तो पूरे साल के वो 2,40,000 हो जाएंगे। और साइड बाय साइड वो एक बात जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, आप इनको आराम से इनको ज़्यादा कम कर सकते हैं। मतलब जो भी वो क्लाइंट बताएगा आप ऐड करते जाएंगे, उसके ट्रैवल का, उसके बिल्स का, यूटिलिटीज़ का। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस पूरी वर्किंग करने की वो ये है कि वो कहता है कि जी मेरा पर मंथ 1,500 रुपया टैक्स भी कटता है। तो अब ये की पॉइंट है एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपके लिए कि अच्छा 1,500 आप अपना टैक्स कटवा रहे हैं, फाइन। ये अब एडवांस टैक्स में आ जाएगा, या विदहोल्डिंग आप इसको कह सकते हैं, या टैक्स डिडक्शन कह सकते हैं। और अगर पर मंथ 1,500 है तो इसके एक साल का कितना बनेगा, आपने सिंपली उससे पूछ लेना है आखिरी सैलरी स्लिप देख के कि क्या आपका पूरे साल का डिडक्टेड है या किसी महीने का स्किप है, वो आपने तसल्ली कर लेनी है। अगर उसको पूरे साल की एक साथ की सैलरी स्लिप मिल गई है तो आप उसको फाइनल समझ कर लिख लेंगे। तो ये बन गया जी 18,000 रुपया उसका एक साल का इनकम टैक्स जो वो अपनी सैलरी से कटवा चुका है। एज अ कंसल्टेंट आपके लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होनी चाहिए जब आप सैलरीड की फाइलिंग करें। एक उसकी नेट अपना ओवरऑल ग्रॉस सैलरी पूरे साल की क्या है, और उसने टैक्स कितना डिडक्ट करा लिया। तो ये दो चीज़ें एंटर करते हैं। पुरानी वर्किंग हम डिलीट कर देते हैं और एक वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये सैलरी की टैब आ गई। अच्छा, यहाँ पर अब लिखा हुआ है एक क्लॉज सबसे पहले कि जी पे उसकी कितनी है, वेजेस कितनी है, अदर रिम्यूनरेशन क्या है, इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी अगर उसको मिले हैं। विच मीन्स के लॉ ये कहता है कि इस 2023 के फिस्कल ईयर में, टैक्स ईयर जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसकी ड्यूरेशन है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक, उसको एम्प्लॉय होते हुए कंपनी ने लम सम ओवरऑल कितना ग्रॉस उसके ऊपर पैसा लगाया है। हमारी सिचुएशन में उसने बताया जी 12 लाख, तुमने 12 लाख यहाँ एंट्री कर दिया। अब एक और चीज़ जो ज़रूरी होती है एम्प्लॉयज़ की टैक्स फाइलिंग में, क्योंकि मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है। कितना, बेसिक सैलरी का अगर 10% है, हम वापस जाकर अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि जी आपकी बेसिक सैलरी तो 80,000 थी, 80 के। वो अगर पर मंथ उसकी बेसिक सैलरी 80,000 थी तो 10 महीनों की 8 लाख होगी, और 12 महीनों की 960 होगी उसकी बेसिक सैलरी। तो 960 जो बेसिक सैलरी है उसका 10% तक का मेडिकल अलाउंस हम उसको एग्जाम्प्ट करा सकते हैं। प्लस उस बंदे ने कहा है कि जी मुझे मेडिकल अलाउंस तो अब इस 96 साल तो आपको पता है स्टेट 96,000 बन जाता है। तो विच मीन्स कि उसको पूरे साल में मेडिकल अलाउंस अगर 1 लाख मिला है या 1 लाख से भी ज़्यादा मिला है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। एक कैप लगा दी गई है 10% बेसिक पे के ऊपर। तो ये 96,000 को मैं जाकर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ कि जी ये अमाउंट तो मेरी एग्जेम्प्टेड थी, इस पे बराए मेहरबानी टैक्स ना लगाया जाए। या पहले हम इसके बगैर मैं आपको टैक्स दिखा देता हूँ फिर इसको ऐड करके। अभी मैं कंपटीशन में आ रहा हूँ तो एडमिटेड इनकम टैक्स 15,000 बन रहा है। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि जो टोटल इनकम है वो 12 लाख सॉफ्टवेयर ने उठाई है। हम जाते हैं उसको कहते हैं नहीं जी ये 96,000 वाली गेम हम, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं देना चाहते, क्योंकि ये 96,000 मुझे मेरी कंपनी ने मेडिकल का बेनिफिट दिया, मेडिकल अलाउंस। तो अब उसका टैक्स लाइबिलिटी देखिए कम होगी 12,600। क्यों कम होगी? क्योंकि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ही कम हो गई है। उसी सैलरी वाली टैब में आपके सामने आ रहा है अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, कि उस इंडिविजुअल पे नॉर्मल टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा। 11,04,000 के अमाउंट के ऊपर अब एफबीआर टैक्स का फॉर्मूला लगाएगा। 96,000 टैक्स की डिस्कशन में कहीं भी नहीं आएगी। हाँ, स्पेंडिंग की डिस्कशन में आएगी कि आपने ये कहाँ खर्च किए अगर आपके पास आ गए, लेकिन टैक्स की डिस्कशन में इसका जिक्र नहीं होगा। अब दूसरी सिचुएशन इस क्लाइंट की
ने तो वो पे नहीं करेगा कि जी मैं तो सैलरी के साथ अमाउंट आपके सामने है। वो अमाउंट है बेसिकली 18,000 रुपये पर मंथ, 15,000 के हिसाब से। अब जो एडवांस टैक्सेस होते हैं, ये टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। मेंशन करने क्या हैं, ये बाकी लोगों चार्जेबल की भी तरफ करने हैं, इसी आवाज तरह का से मसला फाइनल आ रहा इफेक्ट्स जो है वो भी यहीं पर। जी है? जी। समीत साहब प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा, आई गेस आवाज ब्रेक हो रही है। इंटरनेट में चेक कर लेता प्रॉब्लम है सर। जी जी ठीक है, बाकी लोग प्लीज। हूँ। अभी क्लियर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, दो तीन दफा ब्रेक हुई है, मुझे लगा शायद मेरी ठीक तरफ हो गया। प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, अच्छा अब क्लियर है। जैसे ही कि अगर कोई इशू हो तो फौरन चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। सर। अच्छा ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे इस इंडिविजुअल की जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है। कंप्यूटेशन में हमें सॉफ्टवेयर कह रहा है कि अब 12,600 जो एडमिटेड इनकम टैक्स है 9203, वो जब तक पे नहीं होगा तब तक हम सबमिट का बटन नहीं दबा सकते। ये अभी तक मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की, हम पर्सनल एक्सपेंसेस एसेट्स रिकन्सिलेशन में भी नहीं आए। तो मैं जाता हूँ सीधा टैक्स में, एडजस्टेबल में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुकी है, तो अब मैं उसको एडजस्ट करूंगा। मैं टैक्स क्रेडिट में नहीं गया क्योंकि मुझे कोई फेवर या कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बल्कि मैं एक अमाउंट पे कर चुका हूँ। तो इफ समथिंग इज ऑलरेडी पेड तो वो हमेशा एडजस्टमेंट्स में आएगा। आपने भी अगर किसी किराने की दुकान से कोई परचेजिंग करें या किसी स्टोर से, कोई पेमेंट्स आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं एडिशनल, तो फिर आप उसकी एडजस्टमेंट क्लेम करते हैं, उस पर क्रेडिट की फेवर नहीं मांगते। अब इस एडजस्टमेंट के अंदर जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149 आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली वो क्लॉज है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल की टैक्स फाइलिंग्स में बहुत ज़रूरी है। आपने जितनी भी सैलरीड इंडिविजुअल्स की टैक्स फाइलिंग्स करनी है, उनकी कंपनी ने जो जो टैक्स डिडक्ट किया होगा, अगर उन्होंने एफबीआर को टाइमली जमा करा दिया है तो एफबीआर की तरफ से उस एम्प्लॉय के पोर्टल में ऑटोमेटिकली सामने अमाउंट शो हो जाती है। अगर वो शो नहीं हुई, आप अपने क्लाइंट से उसकी सैलरी स्लिप लेंगे जिसमें टैक्स डिडक्शन की डिटेल होगी, और वो यहाँ पर आपने टाइप करनी है। हमारी सिचुएशन में तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है ये ऑलरेडी सैलरी के टैब में आपके सामने आ रही है। 11,04,000 इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। ये हमने लिख दी टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ हुआ है? पर मंथ 1,500 के हिसाब से पूरे साल का 18,000। ये हमने टैक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जब हमने डिक्लेयर कर दिया एफबीआर को कि जी ये अमाउंट तो हम पे कर चुके हैं, अब इस पे अगला सवाल ये आता है कि क्या हमने सैलरी स्लिप अटैच करनी है या नहीं करनी, कोई एविडेंस देना है या नहीं देना। एविडेंसेस एफबीआर को हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं होता देना, लेकिन आप अपने पास रख लें तो बेहतर है। कभी भी एफबीआर डिमांड कर सकता है। जनरली 5 इयर्स का फॉर्मूला होता है, 5 साल पीछे जाके एफबीआर अपना ऑडिट ओपन कर सकता है। तो 5 साल तक आप अपनी स्लिप्स वगैरह अपने पास रखा करें। बाकी जो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, टैक्स डिडक्शंस वगैरह, वो एफबीआर इन पे जनरली एतराज़ नहीं लगाएगा, क्योंकि जो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है उसको पता होता है कि जी ठीक है अमाउंट एक्स सैलरी है, तो एक ऑब्वियस सी बात है उस पर कंपनी ने टैक्स काटा भी होगा। प्लस ये अमाउंट अगर आपने एफबीआर को नहीं दी तो कोई मसला नहीं है, ये देनी ही कंपनी ने होती है। जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं आप, जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, विफाकी हुकूमत के तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये पैसे देने हैं एफबीआर को, प्रोविंशियल के हैं तो प्रोविंशियल ने देने हैं। और जब वर्ड कंपनी आ रहा है तो उसमें एनजीओ में जो लोग जॉब करते हैं उन्होंने घबराना नहीं है। आप किसी एनजीओ में जॉब कर रहे हैं, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इन शॉर्ट आपके एम्प्लॉयर ने ये पैसे देने होते हैं। मैं एम्प्लॉयर का वर्ड यहाँ लिख देता हूँ। अब एम्प्लॉयर लॉ की नज़र में कौन है? एफबीआर की नज़र में हर वो बंदा, हर वो कंपनी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो चैरिटेबल ट्रस्ट, हर वो इदारा, सरकारी, नीम सरकारी, फुली प्राइवेट या एक अकेला इंडिविजुअल जो किसी दूसरे इंसान को नौकरी पे रख के तनख्वाह दे रहा है,
वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में फॉल हो जाता है। और ये टैक्स जो एडवांस टैक्स है, ये एफबीआर को जमा कराना एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है। वो एम्प्लॉयर किस तरह जमा कराएगा, अब ये उसकी एंड की कहानी है। तो उसने हर महीने सारे टैक्सेस डिडक्ट इकट्ठे करने हैं। वो जो लमसम अमाउंट बनेगी, वो सारे इनकी टैब में जाएंगे। इन शॉर्ट, इस फाइलिंग के अंदर आपके सामने जो पोर्टल शो हो रहा है, इसी पोर्टल में आपने वो सारी विद होल्डिंग्स डिक्लेयर करनी है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। लेकिन इन सारे इदारों ने, जिन्होंने ऑलरेडी आपकी डिडक्शंस की हुई हैं आपके बिहाफ पे, वो फिर इनके कंसल्टेंट ने बैक एंड पे फाइलिंग करनी होगी। वो विद होल्डिंग फाइलिंग बिल्कुल एक्सेप्टेड। अब हम जाते हैं कंप्यूटेशन की तरफ। कंप्यूटेशन की टैब में एडमिटेड इनकम टैक्स अब आपका ज़ीरो हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे 9203 के आगे अमाउंट चली गई है, आपने 1 रुपया भी एफबीआर को नहीं देना। ये स्मित भाई, इंटरनेट। एक छोटी सी चीज़ थी जो कि आपने क्लाइंट से डिस्कस की, उसके एडवांस टैक्स उससे पूछे या। जी सर। देखें कोई ऑल्टरनेटिव कनेक्शन अवेलेबल है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये। काशिफ आजम साहब ने हैंड रेज किया हुआ है मुसलसल। काशिफ साहब थोड़ा सा वेट कर लें, फिर इंशाल्लाह Q&A लेते हैं। थैंक यू काशिफ भाई। मैं हटा दूँ। जी आमिर साहब, अभी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी सर, आई कैन हेयर यू। चलिए सर, ग्रेट। तो यहाँ पर एडमिटेड इनकम टैक्स अब उसका बिल्कुल गायब हो गया, जो स्क्रीन कि शेयर कर लाइन टू। लीजिएगा। स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा सर, अगेन। टेंशन। थैंक यू सर। चलिए, यहाँ पर जो एडमिटेड इनकम टैक्स है अब आपके सामने, वो चला गया है। उसकी अमाउंट भी मेंशन नहीं है। और इनफैक्ट समीत भाई, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। आ गया 5400, क्योंकि कंपनी ने या उसके ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके एम्प्लॉयर ने मिस्टेकनली ज़्यादा टैक्स डिडक्ट कर लिया था। तो अब ये एम्प्लॉय उस टैक्स को रिफंड क्लेम कर सकता है। अब यहाँ तक हमारी जो टैक्स कैलकुलेशन थी वो मेंशन हो चुकी हुई है। अब जो इस एम्प्लॉय की दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करना। पर्सनल एक्सपेंसेस एक अलग गेम है, और साइमल्टेनियसली उसके एसेट्स को डिक्लेयर करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। पर्सनल एक्सपेंस और एसेट्स, ये वो दो जगह हैं जहाँ पर आप उसकी इनकम को पार्क करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था, जब तक पूरी इनकम पार्क नहीं हो जाती तब तक आपकी फाइलिंग इनकम्प्लीट है। और एंड में जाकर आता है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट। रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स का भी यहाँ पर जीरो आना जरूरी है। अभी हम इसका जीरो करेंगे जैसे हमने कल एक बिजनेस ओनर को जीरो किया था, स्टार्ट से लेके एंड तक। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस को मेंशन करते हैं जो उस यूज़र की तरफ से हमें एक्सप्लेन्ड थे।
रेंट का 360 और हाउस होल्ड का 240। यहाँ पर आया रेंट का 240। कैलकुलेट। और दूसरा हमारे पास था हाउस होल्ड, रेंट का 360, हाउस होल्ड का 240। 360 और हाउस होल्ड वाला एक्सपेंस बिल्कुल नीचे जाकर आपने 240 कर देंगे। एंड देन कैलकुलेट। ये टोटल अमाउंट बन रही है 6 लाख के करीब। अब इसके बाद हम दोबारा कंप्यूटेशन से नीचे जाएंगे रिकॉन्सिलेशन की तरफ। और यहाँ टॉप पे आपने नॉर्मल टैक्स डिक्लेयर करना है और एग्जाम्प्ट वाला करना है। कल वाली क्लास में एग्जाम्प्ट वाला हमने नहीं किया था, आज हम एग्जाम्प्ट वाला भी ऐड करेंगे। ये एक और ऐड ऑन समझे आपके लिए चीज़ है जो आपने आज सीखी है। नॉर्मल वो 1104 और प्लस जो 96,000 था वो उसका एग्जेम्प्टेड था, जो कि एकुमुलेटिवली यहाँ पे इनफ्लोज 12 लाख बन गए। इनफ्लोज क्या है, एक हमारी कॉमन सेंस में बताती है वो सारी चीज़ें फाइनेंशियली जो हमारे पास आई हैं वो इनफ्लोज हैं। और जितने भी हमने स्पेंड किए हैं वो सारे आउटफ्लोज हैं जो कि आपने खर्च कर दिए हैं। इनफ्लोज और आउटफ्लोज अगेन रिपीट कर दूं, इनफ्लोज जो पैसा आपके पास आया फाइनेंशियल्स की क्योंकि बात हो रही है एफबीआर में, और आउटफ्लोज वो सारा जो कि आपने स्पेंड किया। यहाँ पर 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है। आपने क्लाइंट से दोबारा पूछा कि जी आपने 6 लाख का क्या किया, तो कहते हैं कि जी 6 लाख तो मैंने सेव कर दी है। कैश की शक्ल में भी कर सकता है वो, किसी शक्ल में भी। तो यहाँ पर हमने जी उसका 6 लाख रुपया एसेट्स में जाके डिक्लेयर कर देंगे कि जी 6 लाख का तो उसके पास कैश है। और अगर बड़ी रिफाइंड आपने फाइलिंग करनी है तो आप पूरा उससे पूछेंगे कि जी वो 6 लाख पूरा कैश की शक्ल में है या आपने परचेजिंग कर लिया। वो कहते हैं नहीं जी 4 लाख का तो मैंने हाउस होल्ड इफेक्ट ले लिया, जो घरेलू की ज़रूरत सामान की चीज़ें होती हैं, बर्तन फर्नीचर एनीथिंग। और मैंने 1 लाख रुपए का पर्सनल आइटम ले लिया और 1 लाख रुपए मेरे पास कैश है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको रिपीट करता दूँ आपकी आसानी के लिए, ये जितनी भी वैल्यूज़ की बात हो रही है ये सारी बात हो रही है 30 जून 2023 की। अगर आप क्लाइंट से 2026 में आके डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने उसको बार बार हर सवाल के साथ रिकॉल करना है कि जनाब मैं आपसे 30 जून 2023 के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत दफ़ा कंफ्यूज करते हैं। वो अब का एसेट बता रहे होते हैं, कभी पुराना एसेट बता रहे होते हैं, तो उसे कहना होता है आप अपनी डाटाबेस को चेक करें। क्योंकि इस टाइम आपके सामने तो मैंने डिक्लेयर किया कि जी कैश 1,000 है, हाउस होल्ड इफेक्ट 4 लाख है, इस पे तो इतना एफबीआर नहीं परेशान होगा। पर मैं इन सारों के अगर एक एक ज़ीरो कर लूँ तो फिर वो बात मिलियंस में और करोड़ों में चली जाएगी। वहाँ पर अगर कोई चीज़ गलत डिक्लेयर हो जाए तो रिकॉन्साइल करना और आगे ठीक करना बहुत बड़ा एक इशू बन जाएगा। और हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स के केसेस आते हैं कि किसी कंसल्टेंट ने उनकी टैक्स फाइलिंग ख़राब कर दी थी और अब वो ठीक कराने आए हुए हैं। तो जब हम उनसे डिस्कशन करते हैं तो पता लगता है कि उस पिछले कंसल्टेंट ने भी उनसे बीसियों सवाल पूछे थे, लेकिन काफ़ी क्लाइंट्स जवाब देने में ही कंफर्टेबल नहीं थे। तो आपने क्लाइंट को लाजमी बावर कराना है कि आप हमें एग्जैक्ट पूरी बात बताएं। जी सर। अब यहाँ पर ये अमाउंट हमारी अनरिकनसाइल्ड वाली ज़ीरो हो गई है। ये ज़ीरो क्यों हो गई है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें सही सही जगह पर पार्क कर ली हैं। नॉर्मल टैक्स को नॉर्मल टैक्स में बता दिया, एग्जाम्प्ट वाले को एग्जाम्प्ट वाले में बता दिया, जो उसकी सैलरी आई थी वो उससे पूछ के ग्रॉस अमाउंट मेंशन कर दी, जो मेडिकल अलाउंस था वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए। इस इंडिविजुअल के ऊपर बाकी हेड्स अप्लाई नहीं होते थे, हमने उन हेड्स के अंदर डाटा एंट्री नहीं की। जैसे जैसे हम टैक्सेशन में एडवांस जाते जाएंगे तो हम मल्टीपल हेड्स पे वर्किंग करेंगे, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में मल्टीपल हेड्स लोगों की इनकम में होते हैं। सुबह वो आदमी जॉब कर रहा होता है तो शाम को वो बिजनेस कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट फार्मूले अप्लाई करने हैं कि जी उसकी सैलरीड वाली इनकम किस लेवल तक पहुंचे तो वो सैलरीड क्लास में ही रहेगा, बिजनेस वाली इनकम किस परसेंटेज पे पहुंचे तो वो बिजनेस क्लास में एंटर हो जाएगा। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली लेटर ऑन हम इवेंचुअली अंडरस्टैंड करेंगे।
जो टैक्स क्रेडिट्स हैं उनको किस सिचुएशन में मिल सकते हैं। बहुत सी नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आपको रीच आउट करती हैं कि जी आप हमारे में हमें फंडिंग दें, और उस फंडिंग के बदले हम आपको टैक्स क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट देंगे और आप बाद में एफबीआर को टैक्स ना दीजिएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपने 1/3 पेएबल टैक्स किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं। कैसे? मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे पता है साल बाद मैंने 3 लाख टैक्स देना है। मैं उस 3 लाख टैक्स की बजाय उसी टैक्स ईयर में 1 लाख रुपया ईदी फाउंडेशन को दे देता हूँ, 1 लाख रुपया एमटीजे को दे देता हूँ, और साल के एंड में 2 लाख में टैक्स पे करता हूँ, तो लॉ इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। वो प्रोसीजर क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होंगे, वो इवेंचुअली हम ऑब्वियसली आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमने एक सैलरीड इंडिविजुअल्स की इनकम ऐड की, एग्जाम्पशंस उस पर लगाई, फिर उसके पर्सनल एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए जो जो वो बता रहा था। जो पैसे बच गए उसमें उसने एसेट्स बनाए हुए एसेट्स मेंशन कर दिए। एंड में रिकन्सिलेशन में आके डाटा दोबारा एंटर किया। मैं एक की पॉइंट यहाँ एक और आपको हाईलाइट कर दूं कि काफ़ी लोग रिकन्सिलेशन में आकर, ये जो टैब आपके सामने मैंने हाईलाइट की हुई है, इनकम डिक्लेयर्ड पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये पूरा जुमला आपने एहतियात से पढ़ना है और इसमें नॉर्मल टैक्स ईयर वाला पैसे ही डालने हैं, ग्रॉस वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं डालनी। लोग समटाइम इस टोटल अमाउंट को नॉर्मल समझते हैं और आगे वाली जो अमाउंट है, क्योंकि वो उन्होंने अपने हाथों से एंटर नहीं की होती, तो वो उसको अवॉइड कर लेते हैं कि जी ये तो ब्लू बॉक्स में कुछ आ रहा है, हमें क्या पता ये क्या है। मैनुअली तो मैंने वो 12 लाख एंटर किया था, तो आपने ये ब्लू बॉक्स वाली जो नॉर्मल टैक्स वाली इनकम है वही पिक करके यहाँ पर आपने लिखनी है, और जो दूसरी एग्जाम्प्ट वाली है अपनी वो उसके आगे आपने लिखनी है। अभी तो सिर्फ एक सैलरी की सिचुएशन थी, आगे जाएंगे तो मल्टीपल सोर्सेज होंगे, तो मल्टीपल सोर्सेज क्लब होकर फिर यहाँ पे आ रही होंगी कि जी पूरे साल में मेरी नॉर्मल कितनी थी, पूरे साल में एग्जाम्पशंस कितनी थी, फाइनल फिक्स कितनी थी। अब फाइनल फिक्स क्या होती है ये हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। टैक्स रिजीम्स होती हैं, आप टैक्स फाइलिंग करते हैं कभी फाइनल के अगेंस्ट, फिक्स के अगेंस्ट, कभी मिनिमम करते हैं। आप जब आप प्रॉफिट्स नहीं डिक्लेयर करते तो फिर मिनिमम टर्नओवर के ऊपर जो टैक्स होता है वो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेटर ऑन डिस्कस होंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे पास फॉरेन रेमिटेंस भी आई है, तो फॉरेन रेमिटेंस डायरेक्टली आपने पीछे नहीं लिखनी है। अगर वो फ्रेंड्स एंड से फैमिली से आ रही है आपके, वो आप यहीं पर जाके ऐड करेंगे, क्योंकि वो इनकम नहीं है। मुझे अगर मेरे फादर ने फॉरेन रेमिटेंस भेजी है, तो मैं जाकर डायरेक्टली उसको सैलरी, बिजनेस या वो जो 5 इनकम के हेड्स हैं उनमें नहीं दूंगा। अब आप कहेंगे कि जी इनकम में क्यों नहीं लिखनी, वहाँ पर यहाँ पे एक फॉरेन सोर्सेज की टैब भी है, तो आप वहाँ पर इसलिए नहीं लिखेंगे, ये वो फॉरेन सोर्सेज हैं जो आप कमा रहे हैं। ये वो फॉरेन सोर्सेज नहीं हैं जो आपको वैसे ही फंड कर रहे हैं। जबकि रिकॉन्सिलेशन में जाके ये वो हैं जो आपको पेरेंट्स की तरफ से आ गई, बड़े भाई की तरफ से आ गई। सेम अगर कोई इनहेरिटेड चीज़ आ रही है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। विरासती चीज़ पे टैक्स नहीं होता, आप डायरेक्टली यहाँ डिक्लेयर करेंगे। गिफ्ट है, गिफ्ट पे भी टैक्स नहीं होता, वो भी आप डायरेक्टली यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह ये बेसिकली सारे इनफ्लोज और फिर आगे आउटफ्लोज हैं जो कि आपने मेंशन करने हैं। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को ज़ीरो करना है, एक बार क्रॉस वेरीफाई करनी है फाइलिंग, और उसके बाद डायरेक्टली आप उसके सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो वो फाइलिंग सबमिट हो जाएगी। जहां पर एडमिटेड इनकम टैक्स की सिचुएशन आएगी तो वहां पेमेंट्स की टैब में जाकर आप यहाँ पर उस पेमेंट को सीपीआर जो पहले पे हो चुका होगा उसको मेंशन करेंगे। एक और चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ आपको, जैसे टैक्स चार्जेबल में मेरे पास अब एक चीज़ शो हो रही है, 5,400 रिफंडेबल इनकम टैक्स। इस पे लोगों का ये सवाल होता है कि जी ये 5,400 कौन से वाला है, किस चीज़ का रिफंडेबल इनकम टैक्स है। तो वो मैं उनको बता दूं कि रिफंडेबल इनकम टैक्स होता है जिसको आप एफबीआर से वापस उसका रिफंड भी डिमांड कर सकते हैं, और रिफंड डिमांड करने के अलावा आप उसको अगले साल एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं 23 में मेरे पास 5,400 रिफंडेबल बन रहा है, ये 23 का टैक्स ईयर है। इसके ही 1 घंटे बाद मैं 24 की फाइलिंग करता हूँ और वहाँ मेरे पास एडमिटेड इनकम टैक्स 20,000, 5,000, कोई भी एक्स अमाउंट आ जाती है। तो मैं वो पूरी नहीं पे करूँगा, बल्कि मैं पिछले साल वाला रिफंडेबल एडजस्ट करूँगा। वो एडजस्ट करके जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको मैं पे करूँगा। वो पे करने के बाद फिर मैं आगे जाऊँगा। तो ये आयरिस की थोड़ी सी वर्किंग थी, और आयरिस की वर्किंग के बाद, इफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड वेयर इट विल बी शोन। अच्छा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है या गिफ्ट होती है? एक ही प्रॉपर्टी विरासती प्लस गिफ्ट नहीं हो सकती। ये लीगल एस्पेक्ट है, या तो वो विरासत में आ रही होगी
या वो कोई आपको गिफ्ट कर रहा होगा, वो दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। क्योंकि शरिया लॉ ये कहता है बेसिकली, जो विरासत भी है आप वो लीगल हेयर्स को गिफ्ट नहीं कर सकते, लीगल हेयर से बाहर गिफ्ट कर सकते हैं। तो जो इनहेरिटेंस में आ रहे हैं वो अलग लोग हैं, और जो गिफ्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं वो सेपरेट लोग हैं। अब हम वापस जाते हैं मेन एफबीआर के पोर्टल पे। आप लोगों ने अपनी अगर रफ वर्किंग करनी हो, समझना हो, सीखना हो, तो आप इस एफबीआर के मेन पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। इस पे बहुत सारी गाइडेंस लिखी हुई है। ऑर्डर, सर्कुलर्स, एसआरओज, नोटिफिकेशंस यहाँ पर आते हैं। लेटेस्ट इनकम टैक्स एसआरओ उसमें खोलूंगा तो वो यहाँ पे आ रहे होंगे, जैसे 4/1/2026 का आ रहा है, इंजर्शन ऑफ न्यू चैप्टर का आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो न्यू न्यू आ रही हैं वो सब यहाँ पे मेंशन है। अब ये जो कुछ भी आ रहा होगा ना सर्कुलर्स में, एसआरओज में, ये कोई लॉ नहीं होगा, बल्कि ये चीज़ों की एक्सप्लेनेशन होंगी, गाइडेंस होगी। जो एफबीआर गाइडेंस इशू कर रहा होगा टैक्स पेयर्स के लिए या अपने ऑफिसर्स के लिए। अगर आपने लॉ की तरफ बात करनी है कि टैक्स ज़्यादा हुआ है कम हुए, तो वो फाइनेंस एक्ट के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हर साल अपडेट होता है, वो आपने उसी को ही जाके देखना है। ये एक्ट्स में एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट जो आखिरी आखिरी आया है वो 2025 है। जब भी वो बजट होता है तो पार्लियामेंट में पास होता है तो उसके तहत एक एक्ट आता है। तो फाइनेंस एक्ट के मुताबिक ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अमेंड किया जाता है। एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपने सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो अपडेटेड वर्जन है उसको पढ़ना होगा। अब ये देखिए, नेशनल असेंबली ने जो एक्ट ऑर्डिनेंस और ये पास करते हैं एंड में प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, वो ये है बेसिकली फाइनेंस एक्ट, जो गजट में पब्लिश हुआ हुआ है। 292 पेजेस के, इनमें सारी अमेंडमेंट्स लिखी हुई हैं जो कि बेसिकली वो ला रहे हैं। और फाइनेंस एक्ट की मद्देनजर रखते हुए फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओबियसली वो चलता है। और आपने सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करना है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो कि लेटेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपके लिए सारा डाटा अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर साहब, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें या कंटिन्यू करना है ये पोर्टल? सर Q&A कर लेते हैं। जी सर। जी, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें। जो जो लोग फिर अपनी बारी के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास काशिफ साहब हैं, काशिफ आजम साहब, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी काशिफ साहब, सवाल कीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे तीन क्वेश्चन हैं। पहला, सर ने जो है ना पार्टली वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी मुझे जैसे जो रिफंडेबल सर जो टैक्स बनता है, जो हमारा बेसिकली एडमिटेड टैक्स होता है, फॉर इंस्टेंस के वो 18,000 बनता था, उसमें से हमने 5,400 मैनुअली खुद ही जो है ना वो लेस कर लिया। तो उतने का ही फिर जो जितना पेबल होता है क्योंकि अमाउंट वहां पे तो 18,000 हो गए, वो कैसे वहां पे माइनस करेंगे पोर्टल के ऊपर? वो कहीं पे उसकी एंट्री करेंगे 5,400 की? ये 5,400 की एंट्री हमने नहीं करनी, वो ऑलरेडी सिस्टम ने उसको डिडक्ट कर लिया, क्योंकि वो एडिशनल पे हुआ हुआ था। अच्छा, वो खुद ही नेक्स्ट ईयर जो है ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आ हाँ नहीं जाएगा नहीं, हमारे पास? नेक्स्ट 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 ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर हमने मैनुअल एंट्री करनी होगी उसकी। तो सर, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जब कर रहे होंगे तो जो एडमिटेड टैक्स होगा फॉर इंस्टेंस 18,000 शो कर रहा है, तो हम उसको मैनुअली जब लेस करेंगे तो जी जी। वो तो हमने मैनुअली कर लिया, लेकिन जब चालान बनाने जाएंगे PSID वहां पे तो 18,000 ही आ रहा होगा, तो वहां से कैसे लेस नहीं, करेंगे? वहाँ जब हम उसको, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ एंट्रीज करनी है, इंशाल्लाह आगे कोर्स में कवर करेंगे। जब वो 5,400 सही बॉक्स में हम एंटर कर देंगे, तो एडमिटेड जो 9203 था, जिसकी वजह से हम गेम आगे नहीं जाती, उसकी वैल्यू खुद ही कम हो जाएगी। वो वैल्यू परफेक्ट सर। ऑटोमेटिकली कम होगी। हाँ जी। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एट टाइम पोर्टल से रिलेटेड है कि जब हमारी रिटर्न की डेट गुजर जाती है तो और हमारा पोर्टल जो है वो ब्लॉक हो जाता है,
तो अगर हमें नोटिस भी ना आया हुआ हो अपने रिटर्न को सबमिट करवाने के लिए, तो पोर्टल को एक्टिव कैसे करवाना पड़ेगा? कमिश्नर के पास एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी एक्टिव करवाने के लिए? नहीं, पोर्टल ब्लॉक होने से डेडलाइन क्या जाने मुराद के है? बाद ब्लॉक नहीं होता। हाँ, ब्लॉक होने अच्छा, से क्या मुराद है आपकी काशिफ भाई? कि मतलब रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते अगर सर नहीं, रिटर्न सबमिट? ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं। अगर 2025 की आपकी रिटर्न नहीं हुई है तो आज भी आप फॉर्म खोलें, खुल जाएगा भाई। अच्छा चले ठीक है सर, लास्ट सिर्फ क्वेश्चन ये आप है मेरा। रिटर्न सबमिट करने के बाद साथ में, लेकिन ये देखें ना, इसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जी। रिटर्न सबमिट करेंगे, फिर आप बीइंग इंडिविजुअल 1,000 का आपका सरचार्ज होगा, वो पे करेंगे, तो तब जाके आपका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर एक्टिव आएगा। होगा। जी, जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे टैक्स स्लैब्स होते हैं उसके अंदर जो एग्जेम्प्टेड सैलरी लिखी होती है, तो वो हमने एग्जाम्पशन के अंदर सिर्फ मेडिकल अलाउंस डालना है, वो जो एग्जेम्प्टेड सैलरी फॉर इंस्टेंस 6 लाख जो है वो नहीं डालनी। जब वो टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली 6 लाख एग्जेम्प्ट करके ही जो टैक्स स्लैब बन रहा होता है वो वैसे ही चार्ज हो रहा होता है, हमें खुद से एग्जेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी 6,50,000 सैलरी है तो टैक्स ऑटोमेटिकली 50,000 पे कैलकुलेट होगा, आपको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर, थैंक यू। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सफियान जोजा साहब। जी सुफियान साहब। सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो पोर्टल से रिलेटेड है। सर ने ना सैलरी दो जगह लिखी है, तो वो सर दो हम्म। जगह सैलरी, मतलब कि वो उस चीज़ की समझ नहीं आई। दो जगह कहाँ पे लिखी है? सर वो जब आईआरएस के पोर्टल पे गए थे तो वहां पे जब सैलरी उसकी, जब आदमी एक की ऊपर ग्रोथ। टोटल, एक ऊपर ऑटोमेटिकली एक ना टोटल का टैब होता है। जिस तरह ठीक है। इनफ्लोज में है, एक्सपेंसेस में है, वहां पे वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेटर जो है वो उसको टोटल कर रहा होता है। वो हमने ये दो शायद दफा लिखी, कंफ्यूज हमने एक हाँ, दफा ही लिखी है। ये शायद कंफ्यूज हो रहे हैं जो रिकंसिलेशन में दोबारा वो ऊपर नॉर्मल इनकम बताई थी ना, वो उससे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, ये आप अगर वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल आपको डिक्लेयर करनी होती है अपनी जो भी आपके इनकम्स है। ठीक है। और वो दूसरा सर सिर्फ मेरा सैलरी सवाल नहीं ये होती, था वो फिर कि, ओवरऑल इनकम होती है। ठीक है सर, जो सैलरी हम लिखेंगे वो ग्रॉस सैलरी पोर्टल पे लिखेंगे या जो बेसिक सैलरी उसको मिलती है वो लिखेंगे? ग्रॉस ही लिखेंगे, ग्रॉस ही लिखेंगे, ठीक है, बेसिक नहीं। ठीक होगी। जी सर, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू जी। आसिम जिया साहब। जी आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे भाई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं सऊदी या दुबई में, वो एक्टिव टैक्स पेयर्स भी हैं, उनकी जो सर इनकम है वो सर हम कहाँ फॉरेन रेमिटेंस में लिखेंगे जाके, पीछे कहीं भी इनकम हेड्स में नहीं लिखेंगे? फॉरेन इनकम और फॉरेन रेमिटेंस, ये टोटली दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं एंड विल बी एक्सप्लेन्ड कम्प्रीहेंसिवली। मैं आपको 2 मिनट के अंदर जवाब नहीं दूंगा। फॉरेन इनकम क्या होती है और फॉरेन रेमिटेंस क्या होती है, ये इसको नहीं, हम अब बड़ी सर तसल्ली। उनकी जो है वो फॉरेन इनकम तो मैं समझ रहा हूँ, अगर कोई पाकिस्तान में रह के फॉरेन इनकम कमा रहा है, बाहर ठीक है। ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, वो तो फॉरेन इनकम होगी। अब जो जी। भाई हमारे सऊदी या दुबई या गल्फ कंट्रीज में या कहीं भी ओवरसीज हम्म। हैं और वहां पर वो कमा रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए वो अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं फॉर हम्म। कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहें, एटीएल में रहें, उनकी जो ठीक है। इनकम है पूरे साल की वो हम कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे ऑन पोर्टल? सुमीत साहब, ये अभी सीख के जाएंगे। इसमें इसमें आसिम साहब ऐसे है कि जो बाहर की इनकम होती है ना, उसमें फिर देखा जाता है वो रेजिडेंट है या नहीं है। फिर उस इनकम के ऊपर आपने रेजिडेंट तो बाहर नहीं है कुछ। सर वो, जी मसलन जी, मैं 2 साल से वो रह रहा है बाहर रह रहा है, तो जी वो जी, मुझे इनकम कंप्लीट हर करने साल दें। हर महीने मैं दो समझ गया। दो 2 लाख भेज रहा है, तो जी जी। वो अब देखें, जैसे मैंने अभी लेक्चर के अंदर ही बताया था कि अगर आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेज रहे हैं तो वो इनकम नहीं है, वो फॉरेन रेमिटेंस है। वो बंदा दुबई में अगर जॉब कर रहा है, वो दुबई में टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा, वो एक क्वेश्चन होगा। वो दुबई से पैसे भेज रहा है, फिर किस चैनल के थ्रू पैसे भेज रहा है वो देखा जाएगा। तो 5-6 एलिमेंट्स को देख कर फिर उसको ट्रीट किया जाएगा कि ये किस कैटेगरी में जा रही है। वन लाइनर में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रही होती है चीज़। ऑल राइट। और कल हमने एक सिनेरियो में देखा था कि वो उस भाई की 1 साल की बीच में से टैक्स रिटर्न सबमिट हुई हुई थी और अ, बाकी 3 सालों की नहीं हुई थी। तो फॉर एग्जांपल हम्म। वो 19-20 की उसकी नहीं हुई है और 20-21 की हुई है और उसके बाद 22-23 की नहीं हुई। तो अगर जब हम उसकी फर्स्ट ईयर की जो मिसिंग है वो करेंगे तो वो सर फिर इस तरह कंफ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? अगले साल में उसके एसेट्स कुछ और हो जाएंगे क्योंकि वो
पिछली वैल्यूज ही अगले साल में जा रही होती हैं। इस तरह की सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा बिल्कुल, ये हम इंशाल्लाह आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज की हाँ, उसको ये किस रिवर्स तरह। वर्किंग आपको करनी पड़ती है अगर 2021 की हुई है और फिर 2025 की हुई है और आपको दरमियान में 22 23 24 की करनी है, तो जी ये जी। रिवर्स वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। आगे जाके करेंगे। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव नवाल। जी नवाल साहब, आई गेस। जी नवाल साहब। थैंक यू जी। छोटे छोटे दो तीन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आई कैन हियर यू। ओके, तो मैं चैट में ही मैंने क्वेश्चंस डाल दिए थे, तो मैं वहीं से निकाल देता हूँ। सिंपल है, लेकिन मैं मिस कर गया हूँ कि 12 लाख की जो सैलरी सर आपने ली थी उसका 10% अगर आपने मेडिकल अलाउंस में डिडक्शंस ली थी तो वो 10% 12 लाख का तो 1,20,000 होता है। आपने 96,000 नहीं, ले लिया है। बेसिक सैलरी पे मेडिकल एग्जाम्प्ट होता है, वो आपकी ओके, ग्रॉस गॉट इट सैलरी। सर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने क्वेश्चंस किया था कि कभी कंसल्टेंट अगर गलत कोई फाइल कर देता है, बीइंग ए कंसल्टेंट इफ आई फाइल मैं गलती कर देता हूँ, तो कैन आई बी हम्म। सूड बाय एनीवन? नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन सर ये है, बाद में आप आंसर कर दीजिएगा। अगर मेरी श्योर। टैक्स रिफंडेबल होती है क्लाइंट की कि 6,000 रुपये रिफंडेबल है, और नेक्स्ट ईयर में वो जाके एडजस्ट हो सकती है या क्लेम हो सकती है, हम्म। तो जैसे प्रीवियस ईयर्स में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हम एडजस्ट करवाते थे, एज एन एम्प्लॉय आई वाज डूइंग दैट, तो वो एक जो पेरोल में जाके मैं कहता था कि मैंने मेरी टैक्स जो है उसमें से जो जो टैक्स डिडक्टेबल है उसमें से वो माइनस कर देते थे। तो इसी तरह क्या मैं टैक्स रिफंडेबल उसी में से माइनस करवा सकता हूँ? फॉर एग्जांपल ये 5,000 है और अगले साल की मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, मेरी एक्सपेक्टेड इनका जो टैक्स होगा वो 1,00,000 रुपये होगा। 5,000 रुपये मुझे हम्म। मेरे प्रीवियसली रिफंडेबल है, तो अब मेरी जो टैक्सेबल होगी वो 95,000 होगी। नाइन्टी फाइव जी। थाउजेंड डिवाइडेड बाई 12, तो मेरी मैं ऑटो में ही एडजस्ट हो जाएगी। ऐसा हो सकता जी, है? नहीं ऑटो में नहीं, ये अगर आपका कोई रिफंडेबल पड़ा हुआ है तो वो उसके लिए आपको रेलिवेंट कोड बताएंगे कि वो रिफंडेबल आपने अगले साल पे कहाँ हाँ। पे डालना है। ठीक है, वो आपको ऐड करना है, फिर कैलकुलेटर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स लायबिलिटी को उतने से कम कर देगा। इससे प्रीवियस आपका क्वेश्चन था कि अगर आपने गलत फाइलिंग कर दी है, इफ समवन कैन सू, तो सिनेरियो ऐसा नहीं होता। डिपार्टमेंट के पास ऑफ कोर्स राइट्स हैं और डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ सकती है, और अगर आपको पता लग गया है कि ये इंटेंशनली गलत हुई है या इन इंटेंशनली गलत हुई है, तो यू हैव राइट टू रिवाइज योर रिटर्न। और वो कैसे होगी, तो रिवीजन के ऊपर आई 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 गेस के 2 से 3 लेक्चर भी हमारे लग सकते हैं जब हम इसको रिवीजन को कंप्रीहेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ सर, मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि अगर मैं क्लाइंट की फिल करता हूँ एज अ कंसल्टेंट, तो क्या क्लाइंट मुझे सू कर सकता है कि आपने मेरी टैक्स गलत फाइल की है? हाँ, ये तो हो भी सकता है भाई। अगर उसने आपको सारी ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दी थी लेकिन आपने गलती कर दी मेक है, सेंस। ठीक है, ऊपर सूट आगे हो बढ़ते हैं, सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर सर वो सर सर दो चीजें बताई थी, इनहेरिटेंस की और गिफ्ट की। तो इसके लिए जी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है या कोई डीड वगैरह बनानी होती है, या हम सिंपली डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जस्ट डॉक्यूमेंट भी मेंशन होता है कर नवाल सकते हैं, साहब, या कि इसकी डॉक्यूमेंट कोई भी लीगल होता है। डॉक्यूमेंट? ठीक है, डॉक्यूमेंट भी होता है इसका। ठीक है, जो कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसका एक क्राइटेरिया भी होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस तो ऑफ कोर्स आपको इमीडिएट जो आपके पेरेंट्स हैं वहीं से आपकी आ रही है ना। ठीक है, और जो दूसरी बात है आपकी गिफ्ट की, तो गिफ्ट का एक क्राइटेरिया भी होता है साथ में। ठीक है, गिफ्ट का भी एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि आप किससे रिसीव कर सकते हैं। फिर गिफ्ट का क्राइटेरिया इस पर्सपेक्टिव में भी होता है कि कैश में हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैश में किन लोगों से हो सकता है। तो ये गिफ्ट और इनहेरिटेंस को आगे जाके बड़ी अच्छे से पढ़ना है, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। वेरी बस नाइस। थोड़ा सा आखिर आप हमारा साथ दीजिए सर। बट आप बाकी को मौका मिले, मेरा आखिरी क्वेश्चन। जैसे चैरिटी में मैं कुछ अमाउंट दे देता हूँ, वो रजिस्टर्ड भी हैं और वहाँ पे वो मुझे टैक्स डिडक्शंस मिल सकता है, और क्रेडिट। हाँ क्रेडिट मिल सकता है, तो 1/3। तो इस क्रेडिट तो जैसे टैक्स पेएबल होगा साल का एज एन एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल हम्म। 1,00,000 रुपए पे करना है, 8,000 रुपये महीना मेरी डिडक्शन हो रही है, और मैं दो हम्म। हजार रुपये हर चैरिटी को दे रहा हूँ, तो इट मीन्स अब मेरा एम्प्लॉयर मुझसे 6,000 रुपये डिडक्ट करेगा हर महीने? नहीं, वो एम्प्लॉयर का तो सेपरेट, ये तो आपका एफबीआर के साथ मैकेनिज्म होगा ना। एम्प्लॉयर का एक सिनेरियो होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी टैक्स विद होल्डिंग को जो वो कम कर सकता है या कोई सिनेरियो बना सकता है, वो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे।
वो बच्चों की एक आपका एजुकेशन फी का एक मामला होता है, ठीक है, वो आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। अदरवाइज ये नहीं कि भाई ये तो मैंने नहीं, वो चैरिटी में दे दिया तो अब मेरा रिड्यूस नहीं, करके तुम इतने। वो एजुकेशन अलग चीज है, ये सिनेरियो दोनों तीनों सेम है। म्यूचुअल फंड। मैं आपका नवाल भाई सिनेरियो समझ गया हूँ, ठीक है। मैं जी हाँ। आपको ये कह रहा हूँ कि वो टैक्स, आप ये नहीं आप कहें कि यार मेरी टैक्स लेबिलिटी, फॉर एग्जांपल आपने साल की कैलकुलेट की, आपकी टैक्स लेबिलिटी बनती है 1 लाख, ठीक है, आपने कहा कि मैंने 2 या 4 लाख रुपए जो है ना मैंने डोनेट किया है जिसकी वजह से मेरी टैक्स लेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो आप जाके एम्प्लॉयर को ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो मैंने डोनेशन दे दिया है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरी टैक्स लायबिलिटी कल को कम होनी है, लिहाजा तुम मेरा डिडक्ट ही कम करो। ये टैक्स क्रेडिट आप जी जब जी। रिटर्न फाइल करेंगे आप तभी ले सकते हैं। अच्छा, पहले म्यूचुअल फंड में तो हम एज एन एम्प्लॉयर से आई वाज वर्किंग, तो वो मुझे दे देते थे पहले ही। अगर मुझे साल में फाइल करने से पहले ही वो ऑटो में ही मेरे जो जो है म्यूचुअल फंड में वो जो 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 इनकम मिलती थी वो मुझे उसमें उसका बेनिफिट मिल जाता था। सर टैक्स क्रेडिट एक लंबा टॉपिक है नवाल भाई, इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसकी जो जो पॉसिबिलिटीज होती है, विल डिस्कस। क्योंकि ये कल आसफ भाई यहाँ पे गुस्से हो गए थे, आज आसफ भाई पता नहीं है कि नहीं, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। तो ये अभी फिर आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इसको आगे टॉपिक पे रख लेते हैं, इंशाल्लाह इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, डिडक्शंस और क्रेडिट्स क्या होते हैं। इसको आपके एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं। पारस रशीद, पारस नहीद, सॉरी। जी पारस। सलाम सर, मेरा एक सवाल है। एक एडमिटेड टैक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, शायद मुझसे मिस हुआ है। एक ये कि पोर्टल से उन्होंने कुछ एक्ट्स और वो सारी चीजें फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स निकालना सिखाई हैं, वो एक दफा बता दें। एंड तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो रिकनसाइल्ड अमाउंट कर रहे हैं, एंड में जाके अपने एक्सपेंसेस वगैरह और एसेट सारे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जो हम हम्म। एसेट्स बना रहे हैं तो क्या हमें फ्यूचर में उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा? जो हमने एम्प्लॉयज की इनकम की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, जो हमने जनरेट करके इनकम पे कर दिया, और फिर जो एसेट्स बना लिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एसेट्स ज्यादा बना लेते हैं, स्टूडेंट्स प्लस हम्म। अर्निंग, तो उनको उन एसेट्स पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा? एसेट्स के ऊपर टैक्स नहीं होता, टैक्स आपका इनकम के ऊपर होता है। हाँ, किन सिनेरियोज के ऊपर आपके एसेट के ऊपर कोई टैक्स लग सकता है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी आपने एक प्लॉट लिया हुआ था, विद इन पीरियड ऑफ आपने 2 साल के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो वो आपका एक कैपिटल गेन राइज होगा, वो कैसे होगा वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अदरवाइज एसेट्स के ऊपर टैक्स नहीं होता, ठीक है। आपने एडमिटेड टैक्स की बात की तो ये उसके उसके अंदर डोंट नो क्या कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 12 लाख के ऊपर एज पर लॉ अगर आपका टैक्स 15 लाख 15,000 रुपये बनता है एज पर लॉ, ठीक है, तो ये आपका एडमिटेड टैक्स है, ठीक है, जो आपने देना है। हाँ, उसके अंदर कमी बेशी आपकी वो हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी वही है, डिडक्शंस हैं, विद होल्डिंग हुई हुई है आपकी ऑलरेडी, बड़ी विद होल्डिंग के ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन होनी है, क्योंकि सबसे एक इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी होता है और साथ साथ कंफ्यूजिंग भी होता है। लोगों को पता नहीं होता कि मेरे कहाँ कहाँ पे टैक्स विद होल्ड हुए हैं, उसमें से कौन से एडजस्टेबल हैं कौन से एडजस्टेबल नहीं है, उनको कहाँ अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। और एक आपका पॉइंट था पारस, पारस एक और पॉइंट था आपका। चलें, पारस का पॉइंट जो है ना मैं भी भूल गया हूँ और पारस भी गायब हो गई है। तो अब्दुल समद साहब का सवाल लेते हैं। जी अब्दुल समद। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सर से सवाल था कि जो सैलरी एम्प्लॉयड है 149, जो आपने एंट्री करना सिखाई थी, ज़रा वो दोबारा रिपीट कर दें, वो थोड़ी सी समझ नहीं आई उसकी। तो अभी कौन सा सैलरी की रिटर्न हमने बहुत अच्छे से पूरी से कर ली है वैसे, समीत साहब बता दें जी 149 की अमाउंट क्यों आती है। समझा नहीं ठीक से। 149 की अमाउंट तो वही है जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है अपनी कंपनी को, या कंपनी ने फोर्सफुली डिडक्ट करके एफपीआर को जमा करा दी है, तो वो अब वन इसमें फोर दो, हाँ सॉरी 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 माजरत, सर इसमें दो इन सिनेरियो बनते हैं अब्दुल समद। एक ये है कि कंपनी ने आपका टैक्स विदहेल्ड किया और वो पे कर दिया, ठीक है। अगर उसने पे कर दिया है, डिपार्टमेंट को दे दिया है, तो देन देर इज 99% चांसेस कि वो आपका 149 के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली शो हो रहा होगा। यस। अगर पे नहीं किया तो आपके पास स्लिपें हैं, आप कैलकुलेट करें और आप मैन्युअली जाके एंटर कर दें वहां पे कि भाई ये तो मेरा एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी काट लिया था, ठीक है।
सर इन केस अगर हमारा जो टैक्स है उसकी सैलरी स्लिप हमारे पास नहीं है और हमारा जो हम्म। टैक्स है कंपनी ने डिटेक्ट कर लिया हुआ है, तो उस केस हम्म। के अंदर हम क्या करेंगे फिर? शो वो करेंगे लेना टैक्स के? तो वो आप से जाके अपने एम्प्लॉयर से ले लो भाई, जिसने विदहेल्ड किया है उसके पास तो रिकॉर्ड होगा ना कि हजूर आपने ये मेरा टैक्स काटा है, मुझे इसकी दें, आप सीपीआर दें, आपने जमा करवाया नहीं करवाया। ठीक है सर। और दूसरा मैंने पूछना था, जो फॉरिजन रेमिटेंस है उसके अंदर जो हमारी इनकम आएगी वो इनफ्लो के अंदर आएगी? फॉरेन रेमिटेंस, जी। फॉरेन रेमिटेंस की टैब ही सेपरेट है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाके आपकी रिकंसिलिएशन में आ रही है, ठीक है, वहां पे ठीक आपको है ऐड करना सिखाएंगे, और फॉरेन रेमिटेंस में क्या क्या चीजें फॉल करती हैं वो भी बताएंगे। सर। और जब ये इनकम ये जो आ रही होगी पेमेंट जो भी है, तो इसके ऊपर जो हम्म। टैक्स इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा या फिर ये टैक्स से कोई नहीं, फॉरेन क्लियर होगी? रेमिटेंस एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट इनकम कौन सी है, ठीक है, ये आगे जाके करेंगे भी। फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं होता। ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। थैंक ओके। यू। ओके सर, शुक्रिया। जी जहाजेब अली। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? वाले जी, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, मेरे ना दो क्वेश्चन थे। एक ये था कि अगर टैक्स ईयर के दौरान एक बंदे को एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है, एक सैलरीड पर्सन को, तो क्या उसकी जो हम इनकम टैक्स रिटर्न देंगे वो सेपरेट पीरियड्स में देंगे या फिर इकट्ठी उसकी कंप्लीट ग्रोस पे लिखेंगे, यानी कंप्लीट करके उसको ऐड करेंगे मुख्तलिफ मंथ्स की? ठीक है। और सर दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं उनके फंड्स काटे जाते हैं, जिस तरह के बेनेवलेंट फंड काटा जाता है और मुख्तलिफ फंड्स हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड टैक्स में आते हैं या वो ग्रोस पे में शामिल हो जाते हैं? उनकी ट्रीटमेंट भी आगे जाके इसको हम करेंगे। ये कौन कौन सी आपके पास जितने भी आपके फंड्स के अंदर, अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए कोई डिफरेंट ग्रेचुटी फंड है, अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, ठीक है, कोई पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन जा रही है, ये सारी चीज़ें ही कवर होनी है। ठीक है, पहला जी। आपका सवाल था कि अगर आपको कोई ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको कोई अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस मिल गया, ठीक है, तो वो भी पार्ट तो आपका उसी का बनेगा सर, सैलरी का ही बनेगा आपका, और उसी के ऊपर ही आपकी कंपटीशन होगी। सब्जेक्ट टू के यस देयर आर अलाउंसेस के जो अगर एग्जाम्प्ट होते हैं तो फिर उनका एक सर्टन थ्रेश होल्ड भी होता है, ठीक है, तो कितना एग्जाम्प्ट हो सकता है उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलाउंसेस का भी फिर वंस अगैन एक पूरा टॉपिक है। तो आप सिर्फ इस आज एक या डेढ़ सवा घंटे के लेक्चर के ऊपर जो है ना आपने कंक्लूजन नहीं करनी। ये आगे जाके सारी चीज़ें टॉपिक बाय टॉपिक होंगी। सैलरी को आगे जाके हम कंप्रीहेंसिवली खोल के एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भाई परकोजिट्स आपको या अलाउंसेस जो मिल रहे होते हैं उनके थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं, कितना परसेंट आपने डालना है, ठीक है, सैलरी के अंदर। जाजेब और सवाल है? मलक इमरान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर जी मेरा एक आज के टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। वो ये है कि अगर हम इनरोल पर्सन है या प्रॉपर हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, अगर हम काम कर रहे हैं प्रॉपर कंसल्टेंसी का, तो उसमें हमें कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि रिसेंटली अच्छा मैंने जी। मैसेज किए हैं आपको भी, समीर साहब को भी, मुझे किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अच्छा जी। ठीक है। जी सर। अच्छा, आपने मुझे भी मैसेज किए हैं और समीत साहब को भी किए हैं। भाई मैं, बिल्कुल आप सर। दोबारा मैसेज कर दीजिएगा मुझे, उसमें पहले तो ये बताइएगा कि कंफ्यूजन आपको किस चीज़ में आ रही थी। वैसे इसको हम क्लास के बाद ही वो रख लें हम तो अलग अच्छा। के कर लेंगे, वो अलग कर लेंगे। जी ठीक मुनासिब है। नहीं होता, बिल्कुल। सब काफी दोस्त बैठे होते हैं, फिर वो इंतजार कोई बहुत बुरी चीज होती है। कोई मसला नहीं है। कल भी एक बंदे ने यही बात रखी थी कि जी वो आप लोग जवाब नहीं देते, तो उसके ऊपर मैंने भाई साहब को जवाब दिया था बड़ा अच्छा। इमरान भाई, आप भी अपना जी सवाल जी। जरूर पॉइंट रखिएगा। मैं कहता हूँ इनफैक्ट आप अभी दोबारा मुझे एक मैसेज छोड़ दें ताकि आपकी चैट ऊपर आ जाए। ठीक, बेहतर हो गया। अच्छा सर, इसमें आज के टॉपिक में ये है कि हमने 10% जो अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस, वो हमने डिडक्ट करके अमाउंट पुट की है एग्जाम में। इसमें हमें जो एक डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, कंपनी से कह लें या हमारे ऑफिस से कह लें, तो उसमें तो सब कुछ इंक्लूड होता है कि हमारा 12 लाख के पीछे उन्होंने 1 लाख टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया है। क्या वो अलग होता है, ये मेडिकल अलाउंस अलग होता है? डिडक्शन सर्टिफिकेट जो जी आप ओवरऑल एनुअल सैलरी की बात कर रहे हैं, उसका जो जी जी, सर्टिफिकेट बिल्कुल आपको एनुअल मिले। एनुअल।
बिल्कुल देते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल, एनुअल सैलरी की आपको मिलती है, स्लिप मिलती है। टैक्स बिल्कुल ठीक। टैक्स जो है ना डिडक्शन का एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डिडक्शंस और चीज़ें हैं, टैक्स थोड़ी और चीज़ है। वो इंशाल्लाह आगे जब डिडक्शन का टॉपिक आएगा तो उसमें हम सारे डिडक्शंस डिस्कस करेंगे। सर ये देखें ना कि आप हमने डिस्कस किया है आज के लेक्चर में कि मेडिकल अलाउंस है ना जो 10% एग्जाम्प्ट होता है, तो बिल्कुल। हमें जो एनुअल सैलरी ही पुट करनी होती है, हमने 12 मंथ की ही, तो उसमें जो हमने सैलरी पुट करनी है, एक हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें टोटल हमारी सैलरी आ रही होती है, और टोटल जो हमारा टैक्स कटा जाता है, कम एम्प्लॉय ने हमारा काटा होता है, तो वो हमने हम्म। पुट करना होता है। टोटल सैलरी में आपने टोटल सैलरी लिखनी है, टैक्स में टोटल टैक्स लिखना है जो कटा हुआ है। मेडिकल अलाउंस अलग से आपकी सैलरी स्लिप पे लिखा होगा, वो नॉन टैक्सेबल के बॉक्स में लिखना है जिसमें आज लिखा था हमने। ठीक है, वो अलग लिख सैलरी सकते हैं। मैंने वो बिल आज भी पूरी 12 लाख लिखी थी, सैलरी पूरी 12 लाख लिखी थी। ठीक हो गया सर। ठीक है, थैंक यू सर। उसमें मलिक इमरान साहब, मुझे एग्जाम्पशंस एक लिखी मैसेज होती है दोबारा सैलरी की। छोड़ दीजिएगा। जी सर, मैं कर दूंगा सर, थैंक यू सो मच। जरूर सर। बाकी अलग क्वेश्चन होते हैं मेरे काफ़ी सारे, वो मैं आपसे अलग डिस्कस करूंगा फिर रूटीन के। जी जी जी। जी जी जी। थैंक यू सो मच। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव असद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सर समीत से क्वेश्चन है। अभी डिस्कशन में तो शायद पार्शली आंसर हुआ है। अच्छा, एक मेडिकल अलाउंस 10% एग्जाम्पशन हमने एग्जाम्प्ट कॉलम में डाल दी, इसके अलावा सम टाइम आपको जो एम्प्लॉयर है वो रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स भी दे रहा होता है, उसकी ज़रा थोड़ी सी बता दें वो कैसे एडजस्ट होगा अलॉन्ग विद दी मेडिकल अलाउंस। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि अगर फैमिली में फादर अलाइव हैं और वो अपने किसी एक बेटे के नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं, तो इसकी प्लेसमेंट किस तरह होगी यहाँ पे? देखिए, इसमें जो फादर अपने बेटे के नाम गिफ्ट कर रहे हैं ना, तो फिर वो गिफ्ट है, वो इनहेरिटेंस नहीं है। और उसकी लीगल एप्लीकेशन क्या है वो फिर एक अलग कहानी है। बाकी लोग उस पर केस कर सकते हैं और बाकी लीगल हेयर उस प्रॉपर्टी को क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है सर, इसको गिफ्ट रीड करेंगे। हाँ, पर ये और सिविल लॉ से, रीइंबर्समेंट। ये सिविल लॉ से रिलेटेड है, ये टैक्स लॉ से रिलेटेड नहीं है मैटर। टैक्स लॉ जी में जी, ये नहीं आएगा हम कि इनकम टैक्स रिटर्न में जस्ट ये देख रहे हैं कि इसको कहाँ पे हमने प्लेस करना है। अगर एक फादर अपने बेटे के नाम कर देते हैं विदाउट एनी डिस्प्यूट, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो इसको गिफ्ट में रखेगा। आई गॉट इट। हाँ, अगर वो हयात हैं, जिंदगी में उन्होंने गिफ्ट कर दी है, तो टैक्स लॉ के मुताबिक आप गिफ्ट में लिख देंगे। सिविल लॉ का फिर अलग सब्जेक्ट मैटर होगा कि वो गिफ्ट लीगल था या नहीं था। डेट के अकॉर्डिंगली वो मेंशन कर देंगे इसमें। हाँ जी। गिफ्ट डीड कैसे, वो नॉर्मल गिफ्ट ही चलो, ट्रीट होगा, उसको आप इनहेरिटेंस में ना मिक्स करें। चलें, दैट्स गुड सर। और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल सर, मेडिकल अलाउंस के नहीं, साथ अगर मिल रहा हुआ। नहीं, फिर सिर्फ मेडिकल अलाउंस का 10% होता है, रीइंबर्समेंट्स नहीं होते। अच्छा, रीइंबर्समेंट नहीं, चलें, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव आदि असगर। आदि असगर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी ये क्यूरी है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देता हूँ, फॉरेन में हूँ मैं रेजिडेंट। ठीक है सर, समीद ने बताया कि आप जो रेमिटेंस डिक्लेयर करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में वो रेमिटेंस का कॉलम दिया गया है। ठीक है, हम्म। तो जो मैं सर्विसेज देता हूँ उसके अगेंस्ट मुझे जो पेमेंट्स आती हैं पेमेंट्स आती हैं। वो मेरे एमसीबी बैंक में आती हैं लोकल। ठीक है, ठीक है। तो आया क्या वेल्थ स्टेटमेंट में मैं जो रेमिटेंस डिक्लेयर कर रहा हूँ वो एनफ है, या मैं 114 में भी जिस तरह के वो कॉलम दिया हुआ है वहां पे कि उसमें भी डिक्लेयर करूंगा? ये तो वो मेरी 154 में इनकम। आपकी फाल करती हैं। जी सर, फ्रीलांसिंग नहीं कह सकते, आप कहते हैं मैं मॉडल डिजाइनर हूँ, मतलब डिफरेंट सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, फॉरेन के लोगों को, और वो लेकिन वहां से आप मुझे अपनी जो फीसेज एक्सपोर्ट है तो आप मेरी वो सर्विसेज रेमिटेंस। ही कर रहे हैं ना। उसमें वो जी 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 स्पेसिफिक नहीं है फ्रीलांसर्स के लिए कि जो फ्रीलांस, ये आप हम्म, कर तो आप बायर सर्विसेज ही दे रहे हैं ना। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये 154 में ही फॉल करेगा ना। आप आगे आप, और ये फिर इस तरह से फ्रीलांसर पहले वैसे देखा जाए ना तो एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है।
तो जी जी आप जी अगर जी जी। बायर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो आप के लिए सिनेरियो फिर बस इस तरफ चला जाएगा कि आप पी सैब के साथ रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। अगर पी सैब के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी मजीद कम हो जाएगी, नहीं है रजिस्टर्ड तो 154 में डिक्लेयर करके उसके ऊपर 1% वो कंप्यूट कर लेगा। ठीक हो गया। 1% करके। पीसेप से सर नहीं हूँ मैं रजिस्टर्ड, मैं इंडिविजुअली हाँ, तो काम फिर करता हूँ। आपका 1% है। अगर आप पी सैब से रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आपका 0.25% है। ठीक होगा। तुम यानी कि मेरी जितनी भी रेमिटेंस आई है ड्यूरिंग द ईयर उसमें 1% टैक्स दे के उसको जो उसका बिल्कुल कॉलम आप है आप उसको जो वाइट बता रहे करें। हो। ये खासकर जो लोग बायर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। अभी आजकल इसके ऊपर कुछ डिबेट हो रही है कि वो फ्रीलांसर्स के ऊपर कुछ टैक्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं। जैसे ही आती हैं इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। लेट मी चेक के जहाजेब साहब का क्वेश्चन हुआ था। जहाजेब साहब का हैंड स्टिल रेज है। जहाजेब साहब आपका सवाल हो गया था। जी सर, हो गया था, मैं लोअर करना भूल चलिए गया, मैं कर हैंड लोअर हैंड कर दिया करें, फिर हमें कन्फ्यूजन होती है। मुझे लगेगा कि मैं आपका राइट जो है ना वो अम, चलिए, मोहम्मद कामरान ज़मीर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसा कि बेसिक सैलरी पे मेडिकल अलाउंस 10% एग्जाम्प्ट है, तो मेरा क्वेश्चन हम्म ये है, बेसिक सैलरी की परसेंटेज बाय लॉ डिसाइडेड है, ये इतनी होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, या कुछ भी हो सकती है? बेसिक सैलरी वैसे जिस तरह से कंप्यूट होती है तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी का अबाउट 66.67% होता है, ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस ऐड होके वो 100% हो जाती है जो कि ग्रॉस होती है, ठीक है। लेकिन आपकी बेसिक सैलरी या तो आपके उसके अंदर जो आपका ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके अंदर मेंशन होगी, ठीक है। ये आपका एम्प्लॉयर आपको बता भी देगा। जो आपको वो सैलरी स्लिप दे रहा होता है उसके अंदर भी बेसिक सेपरेट लिखी होती है, और बाद में आपके अलाउंसेस ऐड होके आपको नेट दी जा रही होती है, ग्रॉस दी जा रही होती है, ठीक बेसिक सैलरी है, मतलब कुछ भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है, 75%? है। इट कुड बी, लेकिन जो जनरल है वो मैंने आपको बताया कि ये 66.67% होती है। उसके बाद जो है वो बाकी आपके अलाउंसेस होते हैं। अगर किसी की 80% है तो उसका मेडिकल तो अलाउंस आप एटी एडजस्ट? परसेंट पे कंप्यूट कर लें भाई, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव पारस नहीद ने फिर से हैंड रेज किया है। पारस आपकी तरफ बाद में आते हैं, तैमूर साहब को हम जवाब दे लें। जी तैमूर, तैमूर जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बोनस वगैरह मिलते हैं तो उसमें कंपनी जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं करती बोनस से जो। बोनसेस तो के ऊपर कंपनीज टैक्स नहीं करती, अच्छा। मतलब उसमें आपका टैक्स नहीं करता ना, जैसे आपकी मंथली सैलरी आ रही है तो उसमें आपकी कंपनी टैक्स डिडक्ट कर रही है, बोनस तो आपको कंप्लीटली। वो भी टैक्सेबल ही होगा। कंपनी ने नहीं भी काटा तो आपने फिर साल बाद खुद से पे करना है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मेहताब हैदर। जी मेहताब साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द चांस टू स्पीक। सर मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग के हमने टैक्स रिटर्न लेट से 25 की फाइल की है, उसमें नेट जो आ रहा है ना वो इनपुट टैक्स आ रहा है, और पता चला कि मतलब मैंने लेट से मैंने खुद ही फाइल की है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिनेरियो, और दिस वाज थ्रू माई क्लाइंट। उन्होंने 25 फाइल कर दें, फिर मैंने उनको बताया कि आपकी लास्ट जो 3 इयर्स की जो टैक्स रिटर्न है वो भी रहती हैं। तो जब उनकी मैंने वर्किंग की तो मुझे पता लगा कि उसमें 22 में जो है ना लाइबिलिटी बन रही है, 23 में रिफंड है, और 24 में भी रिफंड बन रहा है। तो इन दैट सिनेरियो इज इट पॉसिबल कि, वैसे नॉर्मली यही होता है कि पहले 22 की लाइबिलिटी होगी वो पे करेंगे, उसके बाद फिर 23 पे आएंगे, फिर 24 करेंगे। इन दैट सिनेरियो इज इट पॉसिबल कि हम क्योंकि लेट फाइल कर रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब में कुछ मतलब रिवर्स जो है ना वो चलें कि 23 का जो रिफंड है वो हम किसी तरह से 22 में एडजस्ट कर दें? समीत साहब, इमीडिएट फाइलिंग नहीं हुई। सर ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जब तक 22 की सबमिट नहीं करेंगे ना तब तक 23 का वो आप नहीं सबमिट कर सकते। 22 का आप मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते, फ्यूचर में कर सकते हैं एडजस्टमेंट। यस।
क्योंकि उस इट मीन्स टैक्स के ईयर के अगेंस्ट अगर कभी भी ऑडिट ओपन होगा, कुछ भी होगा, तो फिर वो उनके लिए मसला हो जाएगा, वो किस तरह मैथ करेंगे। ऑलराइट सर। सर माय सेकंड और क्वेश्चन इज इस रिगार्डिंग, आई जी एम जी जी, सॉरी। पूछिए ऑलराइट पूछिए सर, पूछिए। इट्स अबाउट जो रिइंबर्समेंट होती है बाय एम्प्लॉयज। सो वी हैव अ कंपनी। उस कंपनी में ये है कि नॉर्मली विदहोल्डिंग टैक्सेस जो अप्लाई होते हैं सर्विसेज के हिसाब से या गुड्स के हिसाब से, जो रेट्स गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिए हुए हैं, हम कुछ अमाउंट एडवांस में अपने किसी एम्प्लॉय को देते हैं, और वो मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट है, लेट्स अज्यूम के 1 मिलियन के करीब है, और उस 1 मिलियन की रीइंबर्समेंट वो हमें देते हैं। उसमें लॉजिंग के एक्सपेंसेस भी हैं, ट्रैवल से रिलेटेड भी हैं। अगर वो हम स्पेसिफिकली इनको ब्रेक करें बाय वेंडर, तो वो टैक्सेबल बन रहे हैं। बट चूंकि रिइंबर्समेंट जो है ना वो टैक्सेबल नहीं होती, जो मेरा नाकिस नॉलेज है उस हवाले से, तो इन दैट सिनेरियो जब ऑब्वियसली जब टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे, उसमें कुछ नोटिस आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बाय वेंडर आप बताएं हमें कि कौन कौन सा जो है ना वो किस किस पे आपने टैक्स अप्लाई किया हुआ है। अब इम्प्लॉय की जो रिइंबर्समेंट है उसमें तो वो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती। यानी लेट्स से उसने अगर कहीं लॉजिंग की मद में जो सर्विसेज हैं उसने 150 की पेमेंट की है, 150,000 की, तो वो अमाउंट जो है ना वो जो हमारा इम्प्लॉय है वो तो उसमें सर्विस टैक्स नहीं पे करेगा। तो उस सिनेरियो में व्हाट विल बी द बेस्ट वे फॉर द कंपनी टू डिफेंड के, इस पे टैक्स लिटिगेशन के हवाले से अगर बात करें, टैक्स वो इशू क्रिएट ना हो हमारे लिए। मेहताब नहीं भाई, इसमें, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो आपने पूछ लिया है। ठीक है, तो ये तो एडवांस वाले टॉपिक जैसे ही आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर हम रिस्पॉन्स करेंगे ना, ये सारे सिनेरियोज कवर होंगे। एनी हाउ, इफ मलक साहब वुड लाइक टू ऐड समथिंग, प्लीज सर। नहीं सर, इसमें ये है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी, और ये बिजनेस अपने रीइंबर्समेंट्स को कैसे मैनेज करती है, ये उस पर डिस्कशन होगी। एम्प्लॉय हम्म। कैसे मैनेज करता है वो तो ठीक है, वो रीइंबर्समेंट लिखेगा, वो नॉन टैक्सेबल है। लेकिन कंपनी उस पर भी टैक्स देगी नहीं देगी, ये इस सवाल के ऊपर ना मुझे इनसे 1-to-1 क्वेश्चन सेशन करना पड़ेगा सिचुएशंस के ऊपर, फिर कोई हतमी फैसला निकलेगा। सेम सिनेरियो सर, वो सिनेरियो भी तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। जी आसफ भाई, आसफ भाई को माइक देते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब। मोहम्मद आसिफ साहब। आसिफ भाई, इस्लामाबाद की टिकट चल रही है। आसिफ साहब अब जवाब नहीं दे रहे हैं। एनी हो, यू गाइस आर विटनेस। मैं आसिफ साहब को अगेन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। आसिफ साहब अनम्यूट करके सवाल कर लीजिए हजूर। सर ये वही चलिए जी, आसिफ साहब है जिनको आप मिस कर रहे थे। कोई मसला नहीं जी, आसिफ भाई हमारे प्यारे हैं, आसिफ साहब को जो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन अभी आसिफ साहब शायद वो भूल गए हैं हैंड रेस करके। हम आगे जा रहे हैं फ़हीम अल्ताफ़ साहब के पास। जी फ़हीम साहब। सर मेरा समीर साहब से क्वेश्चन है कि एक हाउस वाइफ है, वो सिंपली उसके पास कुछ गिफ्टेड प्रॉपर्टी है अपने वालिद की तरफ से। वो इसलिए फाइलर होना चाहती है ताकि कल को अगर मैं ये प्रॉपर्टी सेल आउट करूं तो मुझे गेन टैक्स जो पड़ना है उस पर कोई बेनिफिट मिल जाए, बीइंग ए फाइलर। तो उसकी जब रिटर्न सिंपली फाइल करते हैं तो उसके एसेट्स जो हैं, जो मेन पोर्टल पे जो पहला पोर्शन है रजिस्ट्रेशन का, उसका एनटीएन बन गया। दूसरा पोर्शन है डेक्लरेशन का, उसकी रिटर्न फाइल होगी। उसका तीसरा जो आगे पोर्शन है वो एसेट्स डिक्लेरेशन, उसमें जाके डिक्लेयर करेंगे। किधर उसके एसेट डिक्लेयर करेंगे जिसको कल को उसने बेचना है? एसेट्स जो है ना वो हमेशा एसेट्स में ही आपने डिक्लेयर करने हैं, चाहे उनकी सोर्स कोई भी हो। गिफ्ट की शक्ल में आए हैं, इनहेरिटेंस की शक्ल में आए हैं, अपने पैसों से कमाए हैं, कहीं से भी आए हैं, वो एसेट्स में ही डिक्लेयर होंगे। फिर उसके बाद एक अलग टैब होती है कि वो एसेट बना कहाँ से है। वो फिर उस टैब में आप मेंशन कर देंगे कि जी ये एसेट मैंने इनहेरिटेंस से बनाया है, गिफ्ट से बनाया है, या मैंने अपनी सैलरी से बनाया है, रेंटल इनकम से बनाया है, कहाँ से आए हैं पैसे। तो हाउस वाइफ की आप आराम से कर सकते हैं फाइलिंग, एसेट्स में ही एसेट मेंशन करें, और अगर उनको इनहेरिटेंस में आया है तो इनहेरिटेंस में लिख दें, गिफ्ट में आया है तो गिफ्ट में लिख दें। इसकी जो पूरी वर्किंग है वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। अगर आप वर्किंग देखना चाह रहे हैं तो वो लेटर ऑन हम करेंगे।
दूसरा सर एक माइनर सा क्वेश्चन था, जहां हम उसकी डिक्लेरेशन की वहां उस पर उसका एड्रेस आता है। एड्रेस में जहाँ उसका हम एड्रेस देते हैं उसमें हाउस देते हैं, तो वो उसमें आगे फर्दर पूछता है कि ओनर, और एक ओनर का ऑप्शन देता है और दूसरा देता है लेसी का, टेनेंट का, या समथिंग एल्स, बेनामी का। तो वो तो ना हम्म ओनर है ना टेनेंट है, बेनामी है। वो तो बीइंग वाइफ अपने हस्बैंड के घर में रह रही है या वालिद के घर में रह रही है। तो उसमें हम ओनर के कॉलम पे उसको करेंगे कि या कि उसमें टेनेंट जो एक और कॉलम दिया गया है उसमें सारा कुछ डाल दिया उन्होंने, बेनामी भी डाल दिया, टेनेंट भी डाल दिया, लेसी भी डाल दिया, वो किधर वो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे हम? आप दोनों में से कोई भी टिक कर लें। ये जो ऑप्शन है ना, इसका मलकियत से या टैक्स से ताल्लुक नहीं है, ये बस एड्रेस को डिक्लेयर करना है। राइट, ये वो इतना वो वैसे नहीं है, सॉरी सर। वैसे ठीक है, मुझे बड़ा क्लियर हो इंटरेस्टिंग गया। इंटरेस्टिंग तो, लगा समीत साहब, सिनेरियो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाउसवाइफ का वो एनटीएन ऑनर भी लिख बनाते दें हुए ये ठीक आपने एड्रेस है। कैसे लिखना है? नहीं, एड्रेस तो जो है वो लिख दिया। वहां पर जिस घर में का एड्रेस दे रहे हैं वो पूछ रहे हैं ये एड्रेस हाँ हाउस की वो ओनर है या लेसी है, टेनेंट है, क्या है। तो आगे फिर ये भी लिखते हैं कितने परसेंट है, 100% शेयर है उसका या कितने परसेंट है। मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था कि एड्रेस में ये हाँ जरूरी तो नहीं ये मेंशन वाकई करना सर। वाकई इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, अगर उसके हस्बैंड का घर उसकी ऑनरशिप पे है, हस्बैंड की ऑनरशिप पे है, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर एक वाइफ का शेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सुमित साहब, कभी ऐसा इनकाउंटर हुआ है? नहीं सर, ये ऐसा सवाल पहली दफा मैंने सुना है, और लेकिन बात वाकई लॉजिकल थी इनकी। बहुत बहुत मजे की, इसीलिए मैंने वो एंजॉय किया एफबीआर कि ने, यार ये हाँ कभी हमने भी एफबीआर नहीं ने एक सोचा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो क्यों दिया हुआ है, उसमें बंदा क्या लिखे फिर। तो बात इनकी हाँ बड़ी रीजनेबल थी। फहीम भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। आसिफ साहब फिर चले गए हैं, तो राना आतिफ साहब, आसिफ साहब भी वापस आएंगे उम्मीद करता हूँ मैं। जी राना आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैं 2022 में मैं फाइलर हुआ था, क्योंकि मेरा प्लान था बाहर स्टडी के लिए जाना। तो उसके लिए फ़ी पे करनी थी, तो फाइलर होना था। तो तब ठीक है। बैंक मैनेजर ने मुझे फाइलर किया था। हम्म अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका, तो उसके बाद अभी तक मैं दोबारा फाइलर नहीं हुआ। और मेरी क्या मतलब इंफॉर्मेशन उसमें सबमिट की थी वो भी नहीं मुझे पता। तो अभी मैं अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कैसे कर सकता हूँ फाइलर बनने के लिए? अच्छा जी, आपको 2022 के अंदर एज ए स्टूडेंट बाय ट्रैवल करना था, आप फाइलर हो गए, ठीक है। और उसके बाद से मतलब आपने वो जा तो आप नहीं सके, लेकिन बाद में आपने रिटर्नें नहीं की। प्रैक्टिकली टेक्निकली आपको रिटर्नें करनी चाहिए। आप एक दफ़ा एनटीएन जब बना लेते हैं, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है कि आपने हर साल रिटर्न करनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस साल के अंदर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम थी या नहीं थी। नहीं सर, मैं स्टूडेंट था। हाँ तो स्टूडेंट है, कोई मसला नहीं। अब ये बाइंडिंग हो गया आपके ऊपर, जब आपका एनटीएन बन गया है, तो ये बाइंडिंग है आपके ऊपर कि आपको अपनी रिटर्न करनी है। ठीक है, तो नहीं करेंगे तो वैसे तो आप 2025-26 की कर देंगे, कोई मसला नहीं अगर इस साल कमाने लग गए हैं। लेकिन पिछले सालों में नहीं कमाया था तो नील की रिटर्न फाइल कर दें भाई, कोई मसला तो नहीं है उसके अंदर। ठीक हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। आसफ भाई से पूछते हैं। जी आसफ साहब। आई गेस आसफ साहब का कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, वो कनेक्ट होते हैं फिर चले जाते हैं। तो अब हम जाते हैं पारस की तरफ। जी पारस, पारस नहीद। सर जी सर, मुझे सिर्फ ये जो तीसरा सवाल था वो ये था कि आप ये बता दें कि पोर्टल से आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फाइनेंस एक्ट कहाँ से निकाले थे, बस वो चीज लीजिए थी। सर जी नेविगेशन दोबारा बताइएगा गूगल पे जाके। जी सर, इसको अभी दोबारा से कर लेते हैं, नेविगेशन कोई मसला नहीं है। हाँ ये स्क्रीन शेयर में आपको करता हूँ ये चीज़। स्क्रीन नज़र आ रही है ना, होप सबको स्क्रीन। जी सर। आपने सिंपली गूगल में जाके लिखना है एफबीआर, और पहला पहला आपके साथ ऑप्शन आ जाएगा fbr.gov.pk। यही जो एड्रेस ऊपर शो हो रहा है ना, fbr.gov.pk,
ये ऑथेंटिक पोर्टल है, इसी को फॉलो करना है, किसी रेप्लिका या डुप्लीकेट पे नहीं जाना। इसके बाद नीचे जाकर ये मेन बॉक्सेस आ रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्री स्टफ के हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड करने हो। ऑर्डिनेंस मैंने डाउनलोड करना है, मैं ऑर्डिनेंस के ऊपर आके अपना कर्सर स्टॉप करूँगा और ऑर्डिनेंस को क्लिक किया तो मेरे पास आ गए एक्ट, ऑर्डिनेंस और रूल्स आ गए। इसमें ऑर्डिनेंस वाली टैब में टॉप पे आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसको क्लिक किया तो मेरे पास अब उसके ईयर टू ईयर वेरिएंट्स आ गए हैं कि कौन कौन से साल का डाउनलोड करना है। मैं जो 2025 वाला है वो चाहता हूँ, तो मैं उसको क्लिक किया और ये मेरे पास 25 वाला सामने आ गया। अब इसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। सेम मैकेनिज्म में पीछे जाकर आप रूल्स डाउनलोड करना चाहें, इनकम टैक्स रूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है fbr.gov.pk में सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी डाउनलोड के लिए, और आयरिस के ऊपर आपको मिल जाएगी सारी वर्किंग टैक्स फाइलिंग करने के लिए। ये दो चीज़ें हैं, इन दो मेन पोर्टल्स को आपने याद रखना है, आयरिस और एफबीआर। जी पारस, क्लियर हो गया आपको? जी सर, मैं उसको आयरिस पे ढूंढ रही थी, मेरी थी इस पर। ठीक है, ठीक है, ओके। जी नेक्स्ट वी हैव हबीब फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि फ्रीलांसिंग की इनकम को रेमिटेंस के तौर पे शो कर सकते हैं? वो इनकम है। तो वो आईटी एक्सपोर्ट्स में नहीं आता हो? नहीं, सॉरी। वो मैंने कहा वो आईटी एक्सपोर्ट्स में या इस तरह ये सर्विस वगैरह जो देते हैं वो उसमें नहीं आईटी आता? एक्सपोर्ट तो वो आएगा ना 154। मैं वही कह रहा हूँ ना, इनकम आप जो रेमिटेंस कह रहे हैं ना, रेमिटेंस एक और सिनेरियो में यूज होता है। ठीक है, रेमिटेंस को आगे जाके ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव फारिया अकरम। फारिया, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स सी कि इफ इट इज फरवा अकरम और फारिया अकरम। मैं फिर भूल अस्सलाम गया। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नेम फरवा अकरम है, आप हर दफा भूल जाते हैं। अच्छा सॉरी मैं यार, हर मुझसे दफा लिखा नहीं आपको हुआ आपने। ठीक है। नहीं सर, आप हर दफा भूल जाते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आज मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई। सर वो रिकॉर्डिंग मेरा मिल लॉगिन जाएगी नहीं था आपको, हो रहा। सर रिकॉर्डिंग मेरा आपको मिल लॉगिन जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे ना जीमेल पे मतलब जब मैं एंटर करती थी तो आगे से मीटिंग मतलब वहां तक आती नहीं थी। मैंने सर को भी इन्फॉर्म नहीं, किया, पता जूम नहीं क्यों। ये सिनेरियो मैं बाकी दोस्तों के लिए भी बता देता हूँ। वैसे तो सारे उसी प्रोसेस को फॉलो थ्रू करके आए, गो थ्रू करके आए हैं। ये बाद में अगर कोई भाई रिकॉर्डिंग ले रहा होगा जो आज की क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया, तो उसके लिए मैं बता जी दूं कि आपको जूम इंस्टॉल करना है, चाहे आप अपने मोबाइल से क्लास ले रहे हैं या फिर आप अपने लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं। जूम इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल के लिए आपको प्ले स्टोर के ऊपर जूम वर्कप्लेस की ऐप मिल जाती है। फिर आपने उस जी जूम को ओपन करेंगे तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा। ये क्लास से बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जब आप क्लास ले रहे हैं। तो जी आपने उसको साइन इन करके रख लेना है। इसी तरह अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ऊपर आप जाएं, वहां पे जूम वर्कप्लेस की ऐप डाउनलोड करें, उसको ओपन करें, साइन इन करें। जब आपने साइन इन किया होगा तो सिर्फ आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है, दैट्स इट। अगर आपने नहीं किया हुआ जूम को साइन इन, इंस्टॉल भी है आपके पास ऐप, तो वो क्लास में आपको लैंड नहीं करने देगा। आपको पहले जूम को साइन इन करना है। जी, मैं भी शायद यही इशू हुआ था, इसलिए मैं आप स्टक हो गई आप थी। क्लासेस के लिए आप बल्कि अब आपने कर ही लिया, उसी प्रोसेस से ही आप क्लास के अंदर आई हैं। तो ये बाकी सबके लिए भी जो है वो अच्छा हो गया कि उनको भी पता चल गया। जी, बस थैंक यही यू फरवा। क्वेश्चन था। अब मैं रिकॉर्डेड में देख लूंगी जब जी जी, लेक्चर अपलोड रिकॉर्डिंग होगा आपको ना। मिल जाएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एट अर्लीस्ट आपको जो है रिकॉर्डिंग मिल जाए। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी। मलिक साहब आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। मलिक इमरान। इमरान भाई, सवाल है आपका? मलक इमरान। ओके जी, आई गेस मलक साहब भूल गए हैं हैंड रेस करके, हम उनका हाथ नीचे कर देते हैं। और किसी का सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। स्टिल वी आर हेयर टू लाइक एड्रेस योर क्यूरीज। किसी भी दोस्त का कोई सवाल है, किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं अभी, वी आर हेयर। जी सफियान जोजा साहब।
जी सुफियान साहब पूछिए। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ मैंने कंफर्म करनी थी। हमारे जो हम्म। लॉ है उसके अंदर तो जो इनहेरिटेंस है वो तो डेथ के बाद मिलती है, ठीक है सर। जी। लेकिन सर कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो फादर होता है वो अपनी ज़िंदगी में ही जितना जितना शेयर बनता है वो बच्चों के नाम लगा देता है। तो हम्म। इस सूरत में फिर वो अब वो जो ज़मीन या जो भी एसेट वालिद ने अपनी ज़िंदगी में बच्चों को दे दिए हैं वो अब गिफ्ट में जाएंगे या फिर इनहेरिटेंस में जाएंगे, वो आईआरएस के पोर्टल पे किस टैब में यानी कि कैटेगरी में डालेंगे इनको? वैसे इन टॉपिक को बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है, वन लाइनर अगर मलिक साहब एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप तो बेहतरीन, अदरवाइज सर गिफ्ट अगर उन्होंने इनहेरिटेंस एक एक सिनेरियो को डिस्कस करने हैं हमने। अगर अपनी जी ज़िंदगी में वो चलिए। कर रहे हैं तो फिर वो गिफ्ट ही है, वो इनहेरिटेंस नहीं है। और अगर अपनी वफात के बाद कर रहे हैं तो फिर वो इनहेरिटेंस है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। बाकी ओके। इनको गिफ्ट को कहाँ पे ऐड करना है, गिफ्ट के डिफरेंट सिनेरियो मैंने पहले भी बताया। गिफ्ट किससे आपको कोई चीज़ मिल रही है वो गिफ्ट ट्रीट हो सकती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने भी गिफ्ट दे दी तो वो गिफ्ट ट्रीट हो जाएगी, ठीक है, टैक्स के लॉ के अंदर। ठीक है, तो वो सारे सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। प्यारे भाई आसफ साहब आ गए हैं। जी आसफ साहब, अब की बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर। मोहम्मद आसिफ। आसफ साहब स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। तो आज हमारी हसरत ही रही कि हम आसफ साहब की आवाज़ सुन लें। उम्मीद है कि वो फ़ोन पे हमें कनेक्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बाकी अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो सेशन को रैप अप करते हैं। और इंशाल्लाह अगले वीक से हमारी क्लासेस जो है वो होने जा रही हैं, और उसके अंदर ऑफ कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड ऑडियंस एंटरटेन होगी। आज के सेशन में हमारे पास, आज के सेशन में भी ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने इनरोल नहीं किया हुआ था। जो दो क्लासेस हम अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको कि आप एवेल्यूएट करें, तो उन लोगों से यही है कि आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें ताकि आप कोर्स के अंदर इनरोल हों और फिर कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ आप क्लासेस ले सकें और अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। ओके जी। अब आप लोग विटनेस हैं कि मैंने आसिफ भाई को बहुत बार जो है मुखातब किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब। अच्छा सर, एक फॉरेन जो सैलरी पर्सन होता है, जी। बेसिकली तो वो नेशनल तो पाकिस्तान का है, लेकिन वो फॉरेन उसकी इनकम है सैलरी की, तो उसकी हम किस टाइप में लिखेंगे? 149 में लिखेंगे या कहाँ पे उसको ऐड करेंगे इनकम? रेजिडेंट वो पाकिस्तान का है और इनकम वो बाहर से कम। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ नेशनल पाकिस्तान का है, ठीक है। वो फिर रहता सऊदीया में है या दुबई में है या यूएस में है? ये पहले भी सवाल आया था, गालबन आपकी तरफ से आया था या किसी और भाई की तरफ से आया था। नहीं नहीं, मेरी हमने तरफ इसको से नहीं है। सुन लीजिए ना इमरान भाई, हमें ठीक भी है, सुन लीजिए ठीक कि ये अभी तो फिर वही बात है ना, ये टॉपिक से बहुत पहले की बातें हैं, ठीक है। तो जब ये टॉपिक्स ठीक क्लियर हो जाएंगे तो आपके ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगी ना, ठीक है। ठीक है आप सर। आज ही अगर मेरे से सेल टैक्स का सवाल पूछेंगे तो वो तो मैं एड्रेस नहीं करूंगा ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। आज की क्लास को रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लास हमारी अगले वेनसडे को प्लान होगी। और जैसा मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग इस जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जिन्होंने अभी अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाई, दे आर रिक्वेस्टेड कि वो अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को अप्रोच करके अपनी इनरोलमेंट जो है वो उसको सिक्योर कर लें ताकि वो अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह अगले वेनसडे को मुलाकात होती है। सर एनीथिंग वुड यू लाइक टू इन ऐड इन द एंड? नहीं सर, बस थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा इन सारों के साथ डिस्कशंस करके। जिनके टॉपिक्स क्वेश्चंस अभी उनको नहीं क्लियर हुए, वो इवेंचुअली जब उस टॉपिक का पूरा वो लेक्चर ले लेंगे तो तब ही क्लियर होंगे। और अभी वो उस क्वेश्चन को ऑनलाइन भी सर्च ना करें बल्कि वेट करें पूरे टॉपिक के डिस्कशन होने का। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले शुरू में भी, क्लास शुरू होने से पहले भी आप लोगों से अर्ज किया था, मुखातिब हुआ था आपसे कि ये कोई एक दो चार सेशन की गेम नहीं है। इंशाल्लाह आपने अपने आप को जो है ना वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। और ऑनवर्ड जो क्लासेस है ना, उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो बाकी लोग भी अभी तक हमारे साथ इंटैक्ट हैं,
कि ऑनवर्ड क्लासेस के अंदर हम बिल्कुल टॉपिक स्पेसिफिक चलेंगे। सर अगर सैलरी को फुल फ्लैज डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आपकी फॉरेन रेमिटेंस एंटरटेन नहीं होगी, वहाँ पे आपका जो गिफ्ट है वो एंटरटेन नहीं होगा। जब हम सैलरी पढ़ रहे हैं तो फिर सैलरी में से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको एंटरटेन किया जाएगा। जब हम बिजनेस इनकम पे चले जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम को हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। ऑनवर्ड क्लासेस का यही डेकोरम होगा। और आई होप कि फैसल भाई को मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि फैसल भाई जो है ना वो कह रहे हैं कि हम उनको कराची लेके जा रहे हैं। फैसल साहब ऐसा सिनेरियो नहीं है, ये 2 क्लासेस के अंदर ओपन सिनेरियो होता है, हम हर एक क्वेश्चन को एंटरटेन करते हैं। एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों को जो इस कोर्स के हवाले से जो कोई कन्फ्यूजन थी, स्कोप के हवाले से कन्फ्यूजन थी, हमारी अप्रोच को लेके कन्फ्यूजन थी, वो चीज़ें दूर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।